Hi guys and welcome back to the channel Deepak Yadav Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 27th of May 2022. तो गाइज आज है तारीख 27 मई 2022 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को। द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे, बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगों को इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद सर्च बॉक्स में टाइप करना है दीपक यादव एजुकेशन। एज यू कैन सी गाइज आपको ये वाला चैनल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करना और जाकर इस चैनल को ज्वाइन कर लेना। देखो अगर आप लोगों को इस तरीके से ये चैनल नहीं मिलता है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ लिंक के नाम से एक लिंक दिया गया है, जैसे उस पर क्लिक करोगे ये चैनल ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएगा, इसको जाके ज्वाइन कर लेना। ज्वाइन करने से फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पर डेली बेसिस पर लेक्चर का पीडीएफ मिल जाता है, डेली करंट अफेयर के वीडियो का पीडीएफ मिल जाता है और डेली बेसिस पर बहुत सारे डिजिटल नोट्स मिल जाते हैं। नाउ बढ़ते हैं आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी लोगों को मैप में जाकर देखना है माउंट नायरा गोंगो को कहाँ पर है ये एग्जैक्टली लोकेटेड, अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। और आपसे डेली बेसिस पर ये जो मैप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो वही क्वेश्चन है जो कि पिछले कुछ टाइम में चर्चा में रहे हैं। तो ये माउंट नायरा गोंगो जो कि एक स्ट्रेटो वोल्केनो है, ये कौन से कंट्री के अंदर लोकेटेड है, आप इसकी लोकेशन देखो, फिर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करो। देन उसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो कि यूपीएससी प्रीवियस ईयर साल 2018 के प्रीलिम्स में पूछा गया था। डेली बेसिस पर हम लोग यहाँ पर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर आधार कार्ड को लेकर क्वेश्चन पूछा गया है। आधार कार्ड को लेकर दो स्टेटमेंट दी गई हैं, बताना यह है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि आधार कार्ड को हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप या फिर डोमिसाइल। दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पर बोलता है कि अगर आधार कार्ड को एक बार इशू कर दिया जाए तो उसको डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता, उसको ऑमिट नहीं किया जा सकता, जिस भी अथॉरिटी ने आधार कार्ड इशू किया है उसके थ्रू। तो कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो सकता है, नीचे ऑप्शन दिए गए हैं, 1 ओनली, ऑप्शन बी 2 ओनली, ऑप्शन सी दोनों ही करेक्ट हैं, या फिर ऑप्शन डी दोनों में से कोई सा भी सही नहीं है। तो इसका सही आंसर आप सभी लोगों को नीचे कमेंट सेक्शन में देना है। एटलीस्ट सभी को इसमें पार्टिसिपेट करना है, जैसा मैं आप लोगों से डेली बेसिस पर बोलता हूँ। बाय द वे इसका जो करेक्ट आंसर है वो मैंने आपको टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ से भी चेकआउट कर सकते हो। अदरवाइज़ वहाँ पर आंसर नहीं मिलता है तो भी कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वीडियो के लास्ट में इसके करेक्ट आंसर का डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो चलो शुरुआत करते हैं। यह है आज का सबसे पहला आर्टिकल जो कि पेज नंबर 1 के ऊपर मेंशन्ड आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी गई है, इंडिया और श्रीलंका के रिलेशंस के बारे में चर्चा की गई है। और अभी आपको पता होगा जो हमारे पीएम है वो चेन्नई गए, चेन्नई जाके बहुत सारी स्कीम्स का उद्घाटन किया है, ठीक है, तो उसके बारे में डिस्कशन किया गया है। तो यहाँ पे क्या हुआ, कल के दिन यानी कल थर्सडे था, तो कल पीएम मोदी ने यहाँ पे अनाउंसमेंट किया कि जो इंडिया है वो लगातार श्रीलंका को सपोर्ट करेगा, क्योंकि श्रीलंका के अंदर हालात काफ़ी ख़राब हैं। तो श्रीलंका को ऑब्वियस ही बात है एक मदद की और एक बहुत बड़े इन्वेस्टमेंट की आवश्यकता है। तो यहाँ पर इंडिया जो है वो सपोर्ट करेगा, वहाँ की डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेगा, स्टेबिलिटी को सपोर्ट करेगा और श्रीलंका की इकोनॉमिक रिकवरी के अंदर भी भारत का एक बहुत बड़ा सपोर्ट होने वाला है। ये यहाँ पर पीएम मोदी का स्टेटमेंट रहा। साथ ही साथ यहाँ पर ये सारी बातें कब हुई हैं, जब आपको ध्यान रखना है पीएम मोदी चेन्नई पहुंचे और वहां पर इन्होंने काफ़ी सारी स्कीम्स का उद्घाटन किया। लगभग यहाँ पे 31,000 करोड़ रुपए तक की स्कीम्स का उद्घाटन यहाँ पे किया गया है। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया कि श्रीलंका की हम लोग मदद कैसे कर सकते हैं। एक तो फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पे फ्यूल को लेकर मदद दी जाएगी, क्योंकि श्रीलंका के अंदर फ्यूल का एक क्राइसिस देखने को मिलेगा। वहाँ पर फ्यूल के जो दाम है वो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं। फूड को लेकर सपोर्ट करेंगे, मेडिसिन को लेकर, और प्लस जो भी और रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इंपॉर्टेंट एसेंशियल आइटम्स हैं उनके थ्रू हम लोग यहाँ पर सपोर्ट करेंगे श्रीलंका को। इस प्रकार से यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है। फिर साथ ही साथ यहाँ पर मेंशन किया गया, देखो आज के टाइम पर श्रीलंका के अंदर बहुत सारे आपको एथनिक तमिल्स भी देखने को मिलते हैं, है ना। तो तमिलनाडु का एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपको श्रीलंका के साथ में देखने को मिलता है। तो इसी वजह से हमारे पीएम ने एक और स्टेटमेंट दिया है। स्टेटमेंट ये दिया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो बहुत सारे अलग अलग प्रोजेक्ट्स चलाएगी, ताकि जो श्रीलंका के अंदर तमिल्स हैं उन लोगों को एक सपोर्ट दिया जा सके, उन लोगों को असिस्ट किया जा सके। तो ये भी यहाँ पर आप लोग देख पाओगे। फिर उसके बाद में एक और इशू उठा था, अब उस इशू पर मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। ये जो लास्ट वाला पैरा है इसको देखो, इस वाले पैरा में मेंशन ये किया गया कि जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर है एम के स्टालिन, जैसा आप लोग यहाँ पर पिक्चर में देख पा रहे होंगे, ये रहे एम के स्टालिन, ये रहे पीएम मोदी, ठीक है। अब इन्होंने यहाँ पर इसी दौरान अपने एक स्टेटमेंट रख दिया। इन्होंने बोला
कि ये बिल्कुल सही टाइम है। ये सही टाइम है कि जो भारत ने लंबे समय पहले एक कच्चातीवू आइलैंड श्रीलंका को दे दिया था, वो हम लोग यहाँ पे वापस ले सकते हैं श्रीलंका से। ये बिल्कुल करेक्ट टाइम है, ये हम लोग काम कर सकते हैं। तो ये कच्चातीवू आइलैंड वाला इशू क्या है, थोड़ा सा मैं आप लोगों को उसके बारे में बताता हूँ, क्या है इसका यहाँ पर पास्ट, तो थोड़ा सा जान लेते हैं, इंपॉर्टेंट है। नाउ आपको मैं लोकेशन दिखाता हूँ। ये लोकेशन देखो, यहाँ पर आपको एक कच्चातीवू आइलैंड देखने को मिलेगा। इधर आपको श्रीलंका देखने को मिल रहा है नीचे की साइड, ऊपर आपको इंडिया देखने को मिल रहा है, यहाँ पर तमिलनाडु है, और तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में आपको ये छोटा सा जो आइलैंड है, ये कच्चातीवू आइलैंड नज़र आएगा। ठीक है, कहाँ पर, ये रहा एग्जैक्टली। इस आइलैंड को बहुत लंबे समय पहले श्रीलंका को सौंप दिया गया था, लेकिन अभी यहाँ पे तमिलनाडु के जो सीएम हैं एम.के. स्टालिन साहब, ये बोलते हैं कि इस वाले आइलैंड को वापस से ले लेना चाहिए। एक कंट्रोवर्शियल आइलैंड रहा है ये शुरू से ही। यहाँ पे बोला यह जाता है कि देखो, ये जो आइलैंड है ये बिल्कुल इशू में कब आया था, जब एक फ़िशरमैन डिस्प्यूट रहता है श्रीलंका के बीच में, उस दौरान भी ये विवाद में आया था। लेकिन उससे पहले ये जो आइलैंड है, इसकी क्या सिचुएशन थी, देखो, ये इंडिया के साथ था आइलैंड 1974 तक। फिर उसके बाद में श्रीलंका को सौंप दिया गया, जो हमारी फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी हैं उनके थ्रू। तो यहाँ पर उन्होंने श्रीलंका को दे दिया। अब श्रीलंका को देने के बाद में काफ़ी सारा विवाद भी हो जाता है। काफ़ी सारा विवाद किस चीज़ को लेकर होता है कि तमिलनाडु बहुत लंबे समय से मांग करता है कि ये जो आइलैंड है ये वापस से ले लेना चाहिए श्रीलंका से। इसके पीछे का एक रीज़न आपको इंडिया और श्रीलंका के बीच में फ़िशरमैन डिस्प्यूट भी देखने को मिलेगा। फ़िशरमैन डिस्प्यूट क्या है, आपको पता होगा। यहाँ पे जो इंडिया से बहुत सारे मछुआरे हैं, खासकर तमिलनाडु से, वो यहाँ पर फ़िशिंग करने के लिए, मछली पकड़ने के लिए जाते हैं, फिर उसको बेचते हैं, उससे जो पैसा मिलता है उससे अपनी लाइवलीहुड यहाँ पे पूरी तरह से चलाते हैं। अब होता क्या है, जब ये मछली पकड़ने के लिए जाते हैं तो इंटरनेशनल मैरीटाइम बाउंड्री को क्रॉस करके श्रीलंका की टेरिटरी में एंटर कर जाते हैं, और वहाँ पर जो श्रीलंका वाले, जो इनकी नेवी है, वो इन सारे फिशरमैन्स को अरेस्ट कर लेती है। तो ये एक विवाद देखने को मिलता है। इसी में एक और पॉइंट, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना। जो फिशरमैन है, इनके थ्रू ये कहना है कि कभी कभी तो ऐसा होता है कि हम लोग यहाँ पे फ़िशिंग वगैरह करने के बाद में जब इस आइलैंड पर पहुँचते हैं, इस आइलैंड पर थोड़ा आराम करने के लिए पहुँचते हैं, जो हमारा जाल होता है उसे सुखाते हैं, उसे सुलझाते हैं, तो इस प्रकार की एक्टिविटीज़ करने के लिए हम लोग इस आइलैंड पर रुकते हैं। जब हम लोग इस आइलैंड पर रेस्ट कर रहे होते हैं, तब भी यहाँ पर श्रीलंका की नेवी हम लोग को अरेस्ट करके ले जाती है। तो इसी वजह से जो आइलैंड है, हालांकि पहले भारत का था, ये श्रीलंका को दिया गया है, तो इस वजह से आइलैंड वापस से ले लेना चाहिए। तो ये यहाँ पर इसको लेकर हमेशा से एक कंट्रोवर्सी रही है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। कच्चातीवू आइलैंड क्या है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, पूछी जा सकती है। फिर उसके बाद में जब आपने इतना मैप को देख लिया है, तो यहाँ पर ये जाफना भी देख सकते हो। जाफना, ये आपको एक एरिया देखने को मिलेगा श्रीलंका के ऊपर वाला। आगे आते हैं। अब पता है जाफना के बारे में मैंने क्यों बताया, फालतू में नहीं बताया। जाफना के बारे में इसलिए बताया क्योंकि पीएम मोदी हमारे देश के पहले पीएम बने हैं जिन्होंने जाफना को विज़िट किया था। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रख सकते हो, बहुत पहले विज़िट किया था। तो ये था हमारा कंप्लीट आर्टिकल। आई होप आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस आर्टिकल से जितनी बनी है वो सब मिल चुकी है। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। जब आगे चलेंगे तो यहाँ पर एक पिक्चर शेयर किया गया है। इस पिक्चर में आप लोग थोड़ा ध्यान से देखोगे तो कुछ काम किया जा रहा है, यानी कुछ रथ वगैरह बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर बेसिकली तैयारी चल रही है किस चीज़ की, जो हमारी जगन्नाथ यात्रा होती है उसके लिए। ठीक है, जो रथ यात्रा चलती है पुरी में, यानी ओडिशा के अंदर जो जगन्नाथ टेम्पल, वहाँ पे रथ यात्रा होती है ना, तो उसके लिए यहाँ पर ये तैयारी शुरू हो चुकी है। तो जगन्नाथ टेम्पल अभी पिछले 3 दिनों से लगातार चर्चा में। जगन्नाथ टेम्पल को लेकर ऑलरेडी एक कंट्रोवर्सी चल रही है। मैं सारे पास्ट और करंट इश्यूज़ को कनेक्ट करके आपको समझा रहा हूँ कि किस किस वजह से यहाँ पे चर्चा में है, तो आपको उस चीज़ को लेकर भी क्लैरिटी मिल जाएगी। क्योंकि वहाँ पे पूरी हेरिटेज कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जिसको लेकर एक कंट्रोवर्सी चल रही है। अगर आपको पूरी हेरिटेज कॉरिडोर के बारे में नहीं पता है तो मॉर्निंग के जो हमारा करंट अफेयर का वीडियो होता है टॉप न्यूज़ एनालिसिस के नाम से, उसको आप लोग एक बार गो थ्रू कर सकते हो। पहले ही आर्टिकल मैंने आपको वो समझाया है, हालांकि द हिंदू के अंदर ऑलरेडी समझा चुका हूँ 2 दिन पहले, वो भी मैं। ठीक है, तो एक कंट्रोवर्सी इसको लेकर चल रही है, और उसके बाद यहाँ पर ये जगन्नाथ टेम्पल वापस से चर्चा में आ चुका है। तो थोड़ा सा हम लोग रथ यात्रा के बारे में जानेंगे और उसका टेम्पल के बारे में जानेंगे, क्योंकि प्रीलिम्स में यहाँ पर क्वेश्चन बन सकता है और काफ़ी क्वेश्चन बने भी हैं पहले भी। ठीक है, और खासकर जीएस पेपर 1 आर्ट एंड कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जब हम लोग जगन्नाथ यात्रा के बारे में चर्चा करते हैं तो इसको हम लोग चैरियट फेस्टिवल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर चैरियट मतलब जो रथ होता है, तो यहाँ पे रथ यात्रा निकाली जाती है। एक हिंदू फेस्टिवल है जो कि लॉर्ड जगन्नाथ से संबंधित है। ये कहाँ पे किया जाता है, तो ये पुरी यानी ओडिशा के अंदर में आपको ये देखने को मिलेगा। ये फेस्टिवल को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं आषाढ़ के 2nd डे पर।
उसके बाद यहाँ पे बोला गया ये जो पूरा का पूरा सेलिब्रेशन होता है 9 दिन का ये इवेंट चलता है। यहाँ पे हम लोग सेलिब्रेट करते हैं कि बोला जाता है कि माना जाता है कि लॉर्ड कृष्णा है वो वृंदावन लौटे थे अपने भाई बलभद्रा और अपनी सिस्टर सुभद्रा के साथ में। तो यहाँ पर इन्हीं के जो 3 रथ हैं वो निकाले जाते हैं, 3 रथ चलाए जाते हैं। वहाँ पे लॉर्ड जगन्नाथ और उनके ब्रदर और उनके सिस्टर का आइडल को रखा जाता है। जो बहुत सारे भक्त होते हैं वो यहाँ पर इस रथ के साथ में एक यात्रा निकालते हैं। ये यहाँ पर आप देख पाओगे जगन्नाथ टेम्पल पर ये सब चीज़ें होती हैं। अब ये हमारा पूरा इवेंट हुआ। फिर उसके बाद में जब हम लोग जगन्नाथ टेम्पल के बारे में चर्चा करते हैं तो ध्यान रखना अगेन क्वेश्चन बन सकता है। ये जो टेम्पल है इसको बनाया गया था लगभग 12th सेंचुरी के अंदर बाय किंग अंतवर्मन चडोगंगा देव, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। जो जगन्नाथ टेम्पल है इसको हम लोग यामिनी का तीर्थ के नाम से भी जानते हैं। अगर हम लोग हिंदू बिलीव्स के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे बोला जाता है कि जो पावर ऑफ यम यानी कि गॉड ऑफ डेथ यानी यमराज की पावर यहाँ पर कम हो जाती है क्योंकि लॉर्ड जगन्नाथ प्रेजेंस हैं। ठीक है, उनकी यमराज की पावर नलीफाई हो जाती है लॉर्ड जगन्नाथ के प्रेजेंस के सामने। तो आप लोग इसके थ्रू ध्यान रख सकते हो। बाकी इस टेम्पल को हम लोग वाइट पगोड़ों के नाम से भी जानते हैं। और ये जो टेम्पल है ये 4 धाम के अंदर में आता है। 4 धाम मतलब आपको पता होगा, देखो एक तो छोटा 4 धाम है। छोटा 4 धाम कौन सा है ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ पे यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, जो कि आपको उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलेगा। ये छोटा 4 धाम उत्तराखंड का है। अब उसके बाद यहाँ पर एक 4 धाम आपको ये देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख पाओगे बद्रीनाथ, इधर द्वारकाधीश, इधर पुरी और इधर रामेश्वरम। ये आपको 4 धाम देखने को मिल जाते हैं। हम लोग जो बात कर रहे हैं वो इधर उड़ीसा की पुरी पे जो यहाँ पर टेम्पल है जगन्नाथ टेम्पल, उस टेम्पल की हम लोग चर्चा कर रहे हैं। क्लियर हुआ इतना? फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है इस टेम्पल के अंदर आपको 4 गेट देखने को मिलेंगे और वो जो 4 गेट हैं उनके अलग अलग नाम देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर ईस्टर्न गेट सिंह द्वार है यानी लायन गेट, अलग अलग नाम रखे गए हैं। उसके बाद सदर्न गेट अश्व द्वार है यानी कि हॉर्स गेट। उसके बाद वेस्टर्न व्याघ्र द्वार यानी टाइगर के नाम पर है। उसके बाद नदर्न साइड में हस्ती द्वार यानी एलिफेंट के नाम पर है। उसके बाद जितने भी गेट हैं यहाँ पर अलग अलग नक्काशियाँ की गई हैं और इस टेम्पल के बिल्कुल फ्रंट में एक अरुण स्तंभ या फिर सन पिलर भी देखने को मिलेगा। तो ये तो हम लोगों ने जगन्नाथ टेम्पल के बारे में चर्चा कर ली है। अब ओडिशा के अंदर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए, लगातार चर्चा में रहते हैं। लिंगराज टेम्पल, इसको लेकर यूपीएससी ने ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, आपके साथ मैंने वो शेयर कर रखा था। हालांकि क्वेश्चन लाया नहीं हूँ लेकिन ऑलरेडी पूछा हुआ है, आपने उसका आंसर दिया भी है क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछता हूँ ना तो एक दिन वो भी क्वेश्चन पूछा था। उसके बाद यहाँ पर कोणार्क सन टेम्पल, तारा तारिणी टेम्पल और उदयगिरी एंड कंदगिरी केव्स। तो ये सब भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स आपको उड़ीसा के अंदर देखने को मिलते हैं। क्लियर हुआ? तो इतना यहाँ पे ध्यान रखना, काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ से मिल चुकी है। अब फटाफट वीडियो पे जो लाइक का बटन है उसको नहीं दबाया तो दबा देना, एक सपोर्ट चाहिए होता है और जो हमारा टारगेट है उसको आप लोग अचीव करवा सकते हो। 1 सेकंड लगेगा, जितनी देर मैंने बोला इतनी देर में आप लोग वीडियो को लाइक करके एक सपोर्ट कर सकते हो। नेक्स्ट आर्टिकल पर आते हैं। अगला आर्टिकल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। कुछ नया डेटा निकल कर आया है। हमने देखा कोरोना के टाइम पर, कोविड-19 पैंडेमिक के टाइम पर स्कूल जो है वो बंद रहे। जब बात करेंगे इंडिया की तो इंडिया के अंदर एक ऐसी कंट्री निकली इंडिया कि जहाँ पर सबसे लंबे समय तक स्कूल बंद रहे हैं। और सबसे लंबे समय तक अगर स्कूल बंद रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट बहुत बुरा पड़ेगा। डायरेक्टली यहाँ पर जीडीपी पे इम्पैक्ट पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे लोग पढ़ेंगे नहीं तो एक स्किल्ड वाली जॉब मिलेगी नहीं, अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी के अंदर जॉब मिलेगी और उसके थ्रू जो जीडीपी है वो हमारी डाउन होती हुई नजर आएगी। ऐसा यहाँ पर एडीबी की रिपोर्ट ने पब्लिश किया है। एडीबी क्या है? यह है एशियन डेवलपमेंट बैंक। तो इसकी यहाँ पर एक वर्किंग पेपर है, उसने ये सारी बातें बताई हैं। चलो एक एक करके यहाँ पे चर्चा करते हैं। पहले मैं आप लोगों को ये वाला जो ग्राफ है इसको दिखाता हूँ। इस ग्राफ को देखो अच्छे से। इस ग्राफ में मेंशन किया गया, यूनेस्को का डेटा ये बताता है कि इंडिया के अंदर जो स्कूल बंद रहे हैं वो लगभग 82 वीक्स तक भी यहाँ पर स्कूल बंद देखने को मिले हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो 82 वीक्स तक स्कूल बंद रहे हैं इस पैंडेमिक के टाइम पर। और ये चार्ट ये दिखाता है कि इंडिया को सबसे टॉप पर रखा गया है, जहाँ पर ये जो ब्लू वाला बार है ना ये बात करता है स्कूल बंद रहे हैं, और ये जो ऑरेंज वाला बार है बीच में इनके वो यहाँ पे मतलब स्कूल पूरी तरह से बंद रहे, और जो ये ग्रीन वाला बार है ये डिनोट करता है स्कूल यहाँ पे पार्शियल तरीके से बंद रहे, थोड़े से बंद रहे। लेकिन स्कूल क्लोजर जब आप इंडिया के अंदर देखोगे तो ये बहुत ज़्यादा लंबे समय तक रहा है, लगभग 80 वीक से भी ज़्यादा रहा है। ये जो 80, 70, 60 है ना, ये नंबर ऑफ वीक्स हैं, कितने सप्ताह तक बंद रहा। तो इंडिया के अंदर सबसे ज़्यादा लंबे समय तक, उसके बाद नेपाल है, देन इंडोनेशिया, देन बांग्लादेश, श्रीलंका, फिलीपींस, पाकिस्तान, वियतनाम, हांगकॉन्ग, ताइपी और उसके बाद यहाँ पर जापान देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे चर्चा किसकी की गई है? इंडिया की। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक ने ये बताया कि जो जीडीपी है इंडिया की, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट,
जो जीडीपी है इंडिया की वो यहाँ पर आप कह सकते हो कि सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाली है, क्योंकि कोविड-19 पैंडमिक में हमने देखा स्कूल क्लोजर सबसे ज़्यादा रहा है इंडिया के अंदर। ये यहाँ पर इस रिपोर्ट ने मेंशन किया, और इन्होंने मेंशन किया कि कोविड-19 की वजह से जो हमारी जीडीपी है वो सबसे ज़्यादा सफ़र करने वाली है पूरे साउथ एशिया के अंदर ड्यू टू लर्निंग लॉस, क्योंकि यहाँ पर एक लर्निंग लॉस देखने को मिला है यंग बच्चों के लिए, क्योंकि वो स्कूल अटेंड नहीं कर पाए, तो एक लर्निंग लॉस की कैटेगरी देखने को मिली है। फिर उसके बाद इन्होंने मेंशन किया कि देखो लगभग 10.5 बिलियन जो डेंट है 2023 के अंदर लगने वाला है। उसके बाद कंट्री की जो इकॉनमी है वो यहाँ पर सफ़र कर सकती है 99 बिलियन डॉलर तक का एक बहुत बुरा हिट। तो इतने अमाउंट तक का हम लोगों को ये सफ़र, ये खामियाजा भुगतना पड़ सकता है, इस चीज़ की वजह से ये मेंशन किया गया। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि देखो जो लर्निंग है और अर्निंग है, लर्निंग और अर्निंग यानी कि कुछ पढ़ना, कुछ सीखना और उसके बाद यहाँ पर कुछ कमाना, ये दोनों ही यहाँ पर इसका लॉस देखने को मिला है। इसको यहाँ पर एक तरीके से गिरावट देखने को मिली है, और इसकी वजह से क्या होगा, इसकी वजह से इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि जो आने वाले टाइम की पॉपुलेशन है वो अनस्किल्ड लेबर फोर्स की तरह जाएगी, यानी कि उनके अंदर कोई स्किल होगी नहीं, तो अनस्किल्ड लेबर की कैटेगरी के अंदर वो काम करेंगे, उससे इकॉनमी के अंदर ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया नहीं जाएगा, और इसकी वजह से इंडिया की इकॉनमी सफ़र करेगी। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में इसी एडीबी पेपर ने मेंशन किया कि लगभग 408.4 मिलियन लगभग यहाँ पे जो वर्कर्स होंगे वो अनस्किल्ड वर्कर्स देखने को मिलेंगे, और स्किल्ड वर्कर्स बहुत ज़्यादा कम होंगे, ऐसा मेंशन किया गया है। यानी साल 2023, 24, 25, 26, 2023 से लेकर 2030 तक क्या हालात होने वाले हैं वो बातें यहाँ पर इस एडीबी रिपोर्ट के थ्रू बताई जा रही है। हालांकि आने वाले टाइम बताएगा एग्जैक्टली होता क्या है, बट एडीबी की रिपोर्ट क्या बताती है वो मैंने आपके साथ में सारी बातें शेयर करी हैं। ठीक है, तो स्कूल बंद होने का एक इम्पैक्ट पड़ सकता है, वो क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है ध्यान रखना इसके बारे में। आप इसको मेंस में भी यूज़ कर सकते हो, एसए में भी यूज़ कर सकते हो, मतलब ये जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 सभी में रिलेट हो पाएगा। क्लियर हुआ। अब एक चीज़ यहाँ पर निकल कर आती है, हमने डिस्कस किया इस पूरे आर्टिकल को, लेकिन अभी भी एक चीज़ बच गई है, वो है एडीबी जिसने इस रिपोर्ट को पब्लिश किया है। इसका नाम है एशियन डेवलपमेंट बैंक। है क्या, थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि इसके बारे में भी क्वेश्चन बन सकता है डायरेक्टली। यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनसे क्वेश्चन बन जाता है। जो एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये एक डेवलपमेंट बैंक आपको देखने को मिलेगा जिसको बनाया गया था 1966 में, प्लस यहाँ पे 68 मेंबर्स देखने को मिलेंगे। इंडिया भी यहाँ पर इसका एक फाउंडिंग मेंबर है, और 49 मेंबर्स यहाँ पर एशिया से आते हैं, प्लस यहाँ पर आप कह सकते हो एशिया और पैसिफिक से, और बाकी 19 मेंबर थोड़े इस वाले एशिया वाले बाहर वाले रीजन से निकल कर आते हैं। प्लस मेंशन किया गया इस पूरे बैंक का मेजर फोकस है कि एशिया और जो पैसिफिक है, यानी ये जो रीजन आपको देखने को मिलेगा एशिया और पैसिफिक वाला, यहाँ पर डेवलपमेंट किया जा सके, यहाँ पे विकास किया जा सके, उसी के लिए इस बैंक को बनाया गया। और 31 दिसंबर 2019 तक, 2019 के 31 दिसंबर तक बात करें तो इस एशियन डेवलपमेंट बैंक के सबसे बड़े जो होल्डर निकल कर आए, यानी कि सबसे बड़े ऐसे कंट्रीज़ जिनके पास सबसे ज़्यादा शेयर हैं इस बैंक के, वो जापान है, यूएस है, उसके बाद चाइना है, देन इंडिया है, देन उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है। और एशियन डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो आपको फिलीपींस, यानी फिलीपींस के अंदर जो मनीला है वहाँ पर देखने को मिल जाता है। क्लियर हुआ। तो आई होप आप लोगों को यहाँ पर ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ चुकी हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आर्टिकल पर। अच्छा हाँ, एक चीज़ और, इसमें हम लोगों ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में बात कर ली है। एक और चीज़ आ जाती है, वो इकोनॉमिक का टर्म आ जाता है, वो है जीडीपी। आपको पता होगा जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, लेकिन अपने आप से पूछो क्या वाकई में पता है? ठीक है, तो बहुत सारे लोग होंगे जिनको नहीं पता होगा और बहुत सारे लोग होंगे जिनको रटा हुआ होगा। देखो जीडीपी को याद करने का बहुत सिंपल सा फॉर्मूला, याद क्या करने का, क्योंकि याद करने से अच्छा है चीज़ों को समझना। एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला यह है C+I+G+X-M। ये यहाँ पर ध्यान रखना, C फॉर कंजम्पशन, I फॉर इन्वेस्टमेंट, यानी C से कंजम्पशन। आप देख पाओगे हमारे कंट्री के अंदर अगर ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इन सारी चीज़ों को मिलाकर एक जीडीपी बनता है। कंजम्पशन कितना हो रहा है, इन्वेस्टमेंट कितना हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी सरकारी खर्चा कितना है, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट कितना है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान रख सकते हो। इसी को हम लोग यहाँ पर एज ए जीडीपी देखते हैं, तो बहुत सिंपल सी टर्म है, फिर से बोल देता हूँ, C+I+G+X-M। इसको हम लोग एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला ही बोलते हैं। क्लियर हुआ। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पर।
अब सबसे पहले हम लोग अपने एडिटोरियल डिस्कशन पर आएंगे। आज कुछ इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा लेकिन ज़बरदस्त हैं, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ में यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। क्वाड के बारे में चर्चा की गई है या ज्ञानवापी मॉस को लेकर चर्चा की गई। इस आर्टिकल को आप लोग स्किप कर सकते हो, ऑलरेडी बहुत कुछ पढ़ चुके हो। फिर उसके बाद में एक आर्टिकल मीजल्स के बारे में चर्चा किया गया है, जिसके बेसिस पर आपने थंबनेल देखा, बताऊंगा मीजल्स क्या है, ठीक है, प्लस इसको लेकर क्या क्या हमारे पास टर्म्स है, वो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक नए पीएम आ चुके हैं, स्कॉट मॉरिसन चले गए हैं और मिस्टर एल्बनीज़ आ चुके हैं, तो इनका क्या रोल देखने को मिल सकता है। प्लस यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि जो क्वाड ग्रुप है वो कमज़ोर हो जाए, क्योंकि ये जो नए प्राइम मिनिस्टर हैं, इनका जैसा भी काम होगा वो डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा क्वाड को। तो काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन है, इसको भी डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद में फ्राइडे में एक आप कह सकते हो ये जो पेपर आता है, फ्राइडे में ये इंटरव्यू होता है दो व्यक्ति के बीच में इंटरव्यू हुआ है, तो इन्होंने अपने अपने ओपिनियंस लिखे हुए हैं। बेसिकली यहाँ पर बात की गई है पार्डनिंग पावर को लेकर, यानी कि हमारे गवर्नर और प्रेसिडेंट के पास में क्षमा को लेकर क्या क्या पावर्स होती हैं। ये आर्टिकल भी मैंने आपके साथ में परसों ही टॉप न्यूज़ एनालिसिस वाले वीडियो में डिस्कस किया, लेकिन कोई बात नहीं, आपको बता दूंगा। हालांकि इस आर्टिकल को मैंने कुछ दिन पहले डिस्कस किया था, जिस दिन राजीव गांधी असैसिनेशन केस को पढ़ाया था, ठीक है। राजीव गांधी असैसिनेशन केस के बारे में ही यहाँ पर चर्चा की गई है, क्योंकि अभी एजी पेरारीवालन को छोड़ दिया गया है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का यूज़ करके। तो यहाँ पर बेसिकली 3 आर्टिकल्स के बारे में चर्चा की गई है, आर्टिकल 161, आर्टिकल 72 और आर्टिकल 142। तो मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा, पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ये डेटा पॉइंट बहुत ज़बरदस्त है, इसको हम लोग डिटेल से देखेंगे। बहुत अच्छा डेटा पॉइंट आ रहा है आजकल, ये डेटा पॉइंट अपने पास स्टोर करके रखा करो। वैसे मैं ये डेटा पॉइंट भी क्लिक करके इसका स्क्रीनशॉट आपके पीडीएफ में इंक्लूड कर देता हूँ। तो कुछ है, बहुत कुछ है इसमें देखने के लिए, इसको भी समझेंगे। फिर टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट पर आएंगे। एक आर्टिकल यह है, काफ़ी लेंदी सा आर्टिकल आपको देखने को मिलेगा, लेकिन मैं आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। यहाँ पे बात की गई है चिप शॉर्टेज को लेकर, यानी सेमीकंडक्टर्स का जो चिप है इसके अंदर एक शॉर्टेज देखने को मिला और उसकी वजह से कितना बुरा इम्पैक्ट पड़ा है, वो सारी बातें बताई गई हैं। सेमीकंडक्टर क्या होता है वो हम लोग समझेंगे, वही हमारा मेजर फोकस है समझने के लिए। फिर उसके बाद एक आर्टिकल ये है, हमने कुछ दिन पहले इसके ऊपर एक आंसर राइटिंग भी करी थी। तो मतलब आप देख पा रहे हो, जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, आंसर राइटिंग कर रहे हैं, सब यहाँ पर आपके करंट अफेयर से संबंधित है। तो यह आंसर राइटिंग के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल को लेकर चर्चा की गई है, ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर। तो ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है, व्हाट इज़ ग्रीन हाइड्रोजन, इंडिया की क्या सिनेरियो है ग्रीन हाइड्रोजन को लेकर, प्लस और कौन कौन से हाइड्रोजन देखने को मिलते हैं, ठीक है, इंडिया के पास क्या कैपेसिटी है, वो सारी बातें बताई गई हैं। तो वो भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये कुछ हमारे पास एडिटोरियल्स है, इंपॉर्टेंट है। चलो, सबसे पहले मैंने आपको बताया जैसा कि मतलब अगर हम लोग सब में से निकालें ना, आज सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कौन सा निकल कर आता है, वो है ये वाला पॉइंट। यहाँ पर चर्चा की जा रही है किसके बारे में, ऑयल के बारे में। अब ऑयल कौन सा है, ये बेसिकली एडिबल ऑयल है, यानी कि खाने वाला ऑयल है, जिसमें सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल है ना, तो ये सारे तेल हम लोग यहाँ पे जो खाते हैं। अब इस एडिबल ऑयल के जो प्राइसेस है ना, वो लगातार इंक्रीज़ हो रहे हैं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा लगातार प्राइस इंक्रीज़ हो रहे हैं एडिबल ऑयल के, और ये महंगाई बढ़ते हुए, इस चीज़ को देखते हुए जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट यानी कि केंद्र सरकार है, इन्होंने मंगलवार को अलाउ ये किया कि हम लोग ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट करेंगे। यानी कि अगर पहले कोई देश हमें इंपोर्ट कर रहा था, यानी कि मान लो मलेशिया अगर हम लोग को कुछ भेज रहा था, कोई तेल भेज रहा था, तो यहाँ पर उसके ऊपर कुछ ड्यूटीज़ वगैरह लगाई जा रही थी, एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगाई जा रही थी। लेकिन अब यहाँ पर एक्स्ट्रा ड्यूटीज़ लगने के बाद वो थोड़ा सा और महंगा पड़ जाता था। तो यहाँ पे सरकार ने देखा लगातार दाम बढ़ रहे हैं, किसके, तेल के, इंटरनेशनल लेवल पर भी दाम बढ़ रहे हैं। तो उस दाम को बढ़ते हुए देखकर सरकार ने ड्यूटी फ्री इम्पोर्ट कर दिया है, यानी लगभग 20 लाख टन के आसपास जो सोयाबीन ऑयल होगा और सनफ्लावर ऑयल होगा। तो इन सबको हम लोग आज के साल यानी इस वाले साल में और अगले साल में हम लोग ड्यूटी फ्री इंपोर्ट करेंगे, मतलब उसके ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगाए जाएंगे। ये यहाँ पे एक मेजर फोकस दिया गया। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि भाई दाम ना एक हद से ज़्यादा बढ़ चुका है, कि लिमिट क्रॉस हो चुकी है। जो प्राइस है सनफ्लावर ऑयल का, वो लगभग 39 रुपीज़ पर लीटर से इंक्रीज़ हुआ है सिर्फ और सिर्फ पिछले 3 महीनों के अंदर। ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। तो इसका जो इम्पैक्ट है वो काफ़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, दैट इज़ वाई ये स्टेप उठाया गया है। और इसके पीछे का रीज़न है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर जो हलचल मची हुई है वो। और इससे भी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि भारत एक ऐसी कंट्री है जो कि दुनिया भर से तेल को इंपोर्ट करता है। आपको पता है हम लोग जो खाते हैं ना तेल, बहुत सारा प्रोड्यूस भी करते हैं, वो तो सब हम लोग खा ही लेते हैं। उसके अलावा दुनिया भर से बहुत सारा तेल आता है हमारे कंट्री के अंदर में।
साल 2019-20 की अगर हम लोग बात करें, जो 56% डोमेस्टिक एडिबल ऑयल की डिमांड थी वो तो हम लोगों ने इंपोर्ट से करी थी। मतलब कि आप कह सकते हो कि हमारे कंट्री के अंदर जितना भी ऑयल खाया जा रहा है उसका 56 यानी 56% तेल हम लोगों ने साल 2019-20 में मंगाया था, यानी आधे से भी ज़्यादा इंपोर्ट किया था। तो आप लोग इमेजिन कर सकते हो कि हाँ कितने बड़े लेवल पर हम लोग इंपोर्ट करते हैं इस तेल को। अब दिक्कत क्या हुई है ना, दिक्कत ये हुई है कि रशिया ने इन्वेड किया यूक्रेन को और इंडोनेशिया के अंदर खुद पाम ऑयल के क्राइसिस हो गए। जब इन दोनों के हालात हुए, क्योंकि देखो चाहे आप लोग बात करो रशिया की, चाहे यूक्रेन की और चाहे इंडोनेशिया की, इंडोनेशिया तो यहाँ पे दुनिया में सबसे बड़ा टॉप प्रोड्यूसर है पाम ऑयल का, सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, उसका सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट भी करता है। हालात ख़राब हुए तो भाई यहाँ पर इन्होंने एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया। अब इंडिया भी बहुत कुछ खरीदता था लेकिन अब बैन लगा दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो मिला नहीं। उसके बाद में यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्वियस सी बात है दाम बढ़ जाएंगे। फिर ये देखने को मिलेगा रशिया यूक्रेन सबसे ज़्यादा सनफ्लावर ऑयल प्रोड्यूस करते थे, दुनिया भर में बेचते थे। अब रशिया यूक्रेन के हालात ख़राब हुए, यहाँ पे वॉर चली जिसके से व्यापार हुआ नहीं तो सनफ्लावर ऑयल मार्केट में नहीं उतरा, तो हर तरफ से शॉर्टेज देखने को मिला, जिसको लेकर एक क्राइसिस देखने को मिल रहा है, दाम बढ़ गए। इसको लेकर इंडिया ने यह स्टेप उठाया है। इतना समझ में आया। अब उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया कि जब आप लोग ऑयल की कैटेगरी को देखोगे तो इंडिया के अंदर कौन कौन से ऑयल का कंजम्पशन किया जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे दी गई है कुछ, यहाँ पे कौन कौन से ऑयल प्रेफर किए जा रहे हैं। देखो ऑयल में भी अलग अलग प्रकार होते हैं, रिफाइंड ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, ग्राउंड नट ऑयल यानी मूंगफली के दाने का, उसका वनस्पति ऑयल हो गया। जब आप लोग यहाँ पर देखोगे रूरल एरियाज यानी कि शहर वाला एरिया, गाँव वाला एरिया और अर्बन एरिया शहर वाला एरिया, इन दोनों एरियाज़ में कौन कौन से ऑयल का सबसे ज़्यादा कंजम्पशन हो रहा है। तो ये चार्ट बताता है कि आप देख पाओगे कोकोनट ऑयल शहर में ज़्यादा खाया जा रहा है, ग्राउंड नट ऑयल यहाँ पे रूरल एरियाज़ में ज़्यादा खाया जा रहा है, वनस्पति ऑयल इक्वली है, थोड़ा बहुत डिफरेंस है ना। तो वो डेटा यहाँ पर दिया गया है, इस डेटा को देख पाओगे। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक और डेटा दिया गया है, ये डेटा यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। इसने ये दिखाया कि भाई जो तेल के दाम हैं वो पिछले 5 सालों में कितनी तेज़ी से बढ़े हैं। जो आपको ब्रैकेट में दाम दिख रहे हैं ना ग्राउंड नट ऑयल का, ये इस साल का दाम है, लगभग आप कह सकते हो 24 मई तक का डेटा है ये। आज तो हमारी 27 मई होगी, तो 24 मई तक का यहाँ पर जो ये दाम आपको देखने को मिलेगा। ग्राउंड नट ऑयल का यहाँ पर 199 रुपीज़ प्रति लीटर ये यहाँ पे तेल मिल रहा है। हालांकि 5 साल पहले ये 69 रुपीज़ था, 69 रुपीज़ से बढ़ोतरी देखने को मिली है। ठीक है, यहाँ पर ये लगातार फिर उसके बाद 3 साल में और इतने साल में आप देख पाओगे लगातार जो है ये तेल के दाम बढ़ते हुए निकले हैं। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया 5 साल में इस पर इतने रुपए बढ़ गए और पिछले 3 महीनों के अंदर 19 रुपये बढ़ गए। फिर उसके बाद यहाँ पे पाम ऑयल की बात करें तो पाम ऑयल में पिछले 5 साल में 92 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए हैं, पिछले 3 महीने में 28 रुपीज़ इंक्रीज़ हुए हैं। मस्टर्ड ऑयल में थोड़ा सा कम हुआ है। सोया ऑयल आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, फिर सनफ्लावर ऑयल, फिर वनस्पति ऑयल, सब पे यहाँ पर इंक्रीमेंट हुआ है, काफ़ी हद तक दाम बढ़ चुके हैं। क्लियर हुआ, तो ये आप लोग देख पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पे मेंशन किया गया इम्पोर्ट रिलायंस के बारे में, यानी कि हम लोग कितना ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं उसके बारे में मेंशन किया गया है। ये जो आपको डेटा दिया गया, ये चार्ट ये बताता है कि इंडिया के अंदर जो एडिबल ऑयल है, खाने वाला जो ये तेल है, इसकी जो ज़रूरत है वो यहाँ पर कितना डोमेस्टिक तरीके से यानी कि हम अपने कंट्री में प्रोड्यूस करके कर रहे हैं और कितना मंगा रहे हैं। जो नीचे आपको ग्रीन कलर के बार दिख रहे हैं इसका मतलब है हम लोग इतना तो अपने कंट्री में खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, और ऊपर जो येलो कलर वाला आपको दिख रहा है यानी कि इतना हम लोग मंगा रहे हैं बाहर से। तो आप देख पाओगे 2019-20 में हम लोगों ने कितना सारा तेल बाहर से मंगाया है और कम यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। तो हम लोग प्रोड्यूस कम कर रहे हैं, उसको तो कंज्यूम कर ही लेते हैं, बाकी हम लोग फिर मंगाते हैं और मंगाने के बाद वो भी तेल ख़त्म हो जाता है। फिर उसके बाद यहाँ पर एक डेटा दिया गया है, इस डेटा के अंदर मेंशन किया गया कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स, मतलब ये है कि तेल के सबसे बड़े प्रोड्यूसर और एक्सपोर्टर कौन कौन से हैं। ये चार्ट ये दिखाता है सबसे बड़ा प्रोड्यूसर तेल का मलेशिया देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ पे मलेशिया के बाद आप देख पाओगे इधर इंडोनेशिया हो गया, अर्जेंटीना, यूक्रेन का नाम भी इसके अंदर है। ठीक है, फिर उस रशिया का नाम भी है और इंडोनेशिया का भी है, और इन तीनों के ऊपर सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है। इन तीनों से हम लोग बहुत कुछ परचेज़ किया करते थे, लेकिन हालात यहाँ पर ख़राब हुए जिसकी वजह से सिचुएशन बेकार होती हुई नज़र आ रही है। क्लियर हुआ, तो ये यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट सा डेटा था, ध्यान रखना। बाकी इतनी देर से मैं एडिबल ऑयल कर रहा हूँ, थोड़ा सा हम लोग एडिबल ऑयल इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं कि एडिबल ऑयल इकोनॉमी होती क्या है। देखो आपको ध्यान रखना है, एडिबल ऑयल फिर से मैं बता देता हूँ, खाने वाला तेल। जब हम लोग इसकी इकोनॉमी के बारे में चर्चा करते हैं तो एडिबल ऑयल को हमने प्रोड्यूस करने के लिए सबसे पहली चीज़ हम लोगों ने एक मिशन को लेकर आए थे,
टेक्नोलॉजी मिशन ऑन ऑयल सीड 1986 में लेकर आया गया था और इस मिशन को बाद में कन्वर्ट कर दिया गया नेशनल मिशन ऑन ऑयल सीड एंड ऑयल पाम। 2014 में इसको इस मिशन में कन्वर्ट कर दिया गया, जिस मिशन का मेजर फोकस था कि हम लोग ऑयल सीड्स को भारत में प्रोड्यूस कर सकें, ऑयल को प्रोड्यूस कर सकें, भारत के अंदर ऑयल की प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके, ये इसका मेजर फोकस था। क्लियर हुआ। फिर उसके बाद में यहाँ पर एक सबसे बड़ा फीचर आपको देखने को मिलेगा, भारत सरकार ने काफ़ी सारे स्टेप्स उठाए हैं, हमारी इंडस्ट्री के अंदर लिबरलाइजेशन को किया है, मतलब जो गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ हैं वहाँ पर एक तरीके से छूट दी है ताकि हम लोग क्या कर सकें, ये जो ऑयल प्रोडक्शन है उसको थोड़ा सा बढ़ा सकें, ऑयल इंडस्ट्रीज़ को यहाँ पे थोड़ा बहुत छूट दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, जब हम लोग ऑयल की बात करते हैं तो ऑयल जो है वो येलो रिवॉल्यूशन से संबंधित है। जैसे कि एग्रीकल्चर की बात करते हैं ना तो वो ग्रीन रिवॉल्यूशन से संबंधित होता है, वैसे यहाँ पर ऑयल की बात करें तो ये येलो रिवॉल्यूशन से संबंधित होता है। ध्यान रखना इसके बारे में। बाकी सरकार ने काफ़ी सारी स्ट्रैटेजीज़ को लॉन्च किया है। अभी सरकार ने रिसेंट डेज में काफ़ी सारी ज़मीन पर ऑयल प्रोडक्शन यानी ऑयल सीड्स को उगाने के लिए यहाँ पर अप्रूवल दिया है। और इंडिया के अंदर जो ऑयल यूज़ किया जाता है वो बहुत सारे हैं, सोयाबीन है, ग्राउंडनट है, सनफ्लावर, सीसम ऑयल, हर प्रकार का ऑयल यूज़ किया जाता है। तो इंडिया के अंदर इसकी प्रोडक्शन के बढ़ाने के ऊपर यहाँ पर पूरी तरह से फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर इसके बारे में भी ध्यान रख सकते हो। क्लियर हुआ। तो यहाँ पर आपको इस डेटा पॉइंट को लेकर एक डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। अब उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। देन उसके बाद नेक्स्ट एडिटोरियल पर आते हैं। जो ये अगला एडिटोरियल है ये बात करता है सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप के बारे में। ये जो ऊपर वाला एडिटोरियल है और जो नीचे वाला एडिटोरियल है दोनों को आपस में कनेक्ट कर हम लोग डिस्कस करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिलेगी। बात की जा रही है सिक्योरिटी इन फ्रेंडशिप। इसका मतलब आपको पता होगा रिसेंट डेज में क्वाड की एक मीटिंग हुई है। क्वाड आपको पता है कि हाँ 4 कंट्रीज़ का ग्रुप है जिसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और जापान है। ठीक है, इन 4 कंट्रीज़ का ये ग्रुप देखने को मिलता है। अब जब ये क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग की मीटिंग हुई है तो बोला जा रहा है कि भाई यहाँ पे काफ़ी कुछ डिस्कशन किया जा सकता था लेकिन ज़्यादा डिस्कशन किया नहीं गया। यानी जो मेजर इंपॉर्टेंट बातें हैं, जैसे कि यहाँ पे जो फोकस करना चाहिए था वो रशिया और यूक्रेन के इन्वेजन के बारे में यहाँ पर चर्चा ज़्यादा करनी चाहिए थी, वो यहाँ पर कम हुई है ना। कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर यहाँ पे चर्चा करनी चाहिए थी, उसके ऊपर चर्चा कम हुई है। सबसे ज़्यादा चर्चा किस चीज़ के ऊपर हुई है तो सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है चाइना को लेकर। ठीक है, चाइनीज़ फैक्टर सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व रहा, कैसे हम लोग चाइना को टैकल करेंगे। इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के ऊपर सबसे ज़्यादा चर्चा हुई है, चाइना को काउंटर करने को लेकर यहाँ पर चर्चा की गई है। इनफैक्ट यहाँ पर जो चारों पीएम हैं यानी कि जापान के पीएम इनके नाम दिए गए हैं, यूएस के पीएम हो गए, उसके बाद यहाँ पर इंडिया के पीएम और साथ साथ ऑस्ट्रेलिया के पीएम और यूएस के जो प्रेसिडेंट हो गए। ठीक है, तो यहाँ पर इनके नाम बताए गए हैं, वो सब आपको पता ही है, वो ज़्यादा कुछ यहाँ पे खास बात नहीं है। बोला गया कि भाई यहाँ पर लगभग रशिया को लेकर चर्चा करनी चाहिए थी लेकिन इन्होंने यहाँ पर रशिया का जो भी रेफरेंस है उसको अवॉइड किया, कम किया। लेकिन जो चर्चा की गई है वो चाइना के ऊपर थोड़ा ज़्यादा फोकस किया गया है इस पूरे के पूरे इनिशिएटिव के अंदर में, इंडो पैसिफिक रीजन के ऊपर। क्योंकि इंडियन ओशन आपको पता होगा, इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को मिलाकर इंडो पैसिफिक रीजन बनता है। तो इस रीजन को और ज़्यादा मजबूत करने के लिए प्लस यहाँ पे इंटरनेशनल जो लॉज हैं उसको और मजबूत करने के लिए चाइना को कैसे हम लोग टैकल कर सकते हैं, चाइना का जो अग्रेशन हम लोग कैसे रोक सकते हैं, चाइना की जो इलीगल एक्टिविटीज़ इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर चल रही है, चाइना इलीगल तरीके से फिशिंग करता है उसको कैसे रोक सकते हैं, इन 5 पॉइंट्स के ऊपर यहाँ पर मेजर फोकस रहा है इस क्वाड पॉइंट का। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि भाई बहुत कुछ चीज़ों पर फोकस किया जा सकता था। देखो यही बातें अगेन रिपीट कर दी गई हैं। यहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने चाइना को स्ट्रांगली अपोज किया, यानी अपोजिशन में रहे, चाइना के बिल्कुल अगेंस्ट में रहें। और इस चीज़ को देखते हुए जो इलीगल एक्टिविटीज़ जो चाइना करता है, ठीक है, इनफैक्ट यहाँ पर समुद्र वाले एरिया में आप देख पाओगे बहुत सारे कंट्रीज़ के साथ में चाइना की डिस्प्यूटेड टेरिटरीज़ आपको देखने को मिल जाती हैं, उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की है। उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया कि भाई उसके बाद जो दूसरा पॉइंट उठाया गया वो है क्लाइमेट चेंज का। क्लाइमेट चेंज के ऊपर, वैक्सीन डिलीवरी के ऊपर, क्लाइमेट एक्शन, सप्लाई चेन रेजिलियंस, इकोनॉमिक कॉपरेशन, ये कुछ पॉइंट्स जिसके ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया है। हालांकि चर्चा और भी बहुत कुछ की जा सकती थी। जो क्वाड है वो यहाँ पर अपने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से रिजॉल्व कर सकता था, है ना। इकोनॉमिक अलायंस एक ऐसा देखने को मिलेगा जो कि यहाँ पर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को पूरी तरह से चेंज कर सकता था, और ये बातें यहाँ पर मेंशन की जा रही हैं। बट यहाँ पे फोकस इंडो पैसिफिक रीजन रहा है। क्लियर हुआ। तो ये आप लोग ध्यान में रख सकते हो। बाकी क्वाड के अंदर क्या क्या डिस्कशन हुआ वो हम लोगों ने इनडायरेक्टली बात कर ली कि चाइना के अगेंस्ट में और इंडो पैसिफिक रीजन को लेकर चर्चा की है। अब यहाँ पे एक मेजर पॉइंट निकल कर आता है जो कि हमें पढ़ना चाहिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है यहाँ पर क्वाड। आखिरकार ये क्वाड है क्या, जिस क्वाड को चाइना एशियन नेटो बोलता है। अगर हम लोग क्वाड के बारे में थोड़ी सी चर्चा करें तो इसकी फुल फॉर्म है क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। अब क्वाड बनता कैसे है, इसका इतिहास क्या है। ये चारों कंट्रीज़ हैं क्वाड ग्रुप के अंदर में।
इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? क्वाड ग्रुप का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करना, जो आज के टाइम पर लगातार पोल्यूशन हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, उसको कैसे टैकल कर सकते हैं, कोविड-19 पैंडेमिक को लेकर काम करना, प्लस क्वाड का जो सबसे मेजर फोकस है वो है चाइना को काउंटर करना, है ना। ये इनके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब बात करें क्वाड बना कैसे, इसके अंदर राइज और फॉल देखने को मिले। कभी कभी चर्चा हो रही थी इसकी कहाँ क्वाड बनेगा, कभी यहाँ पर प्रॉपर्ली चर्चा नहीं हुई है। मतलब क्वाड के अंदर ऊपर आप कह सकते हो ना, जो उतार चढ़ाव है बहुत ज़्यादा देखने को मिला है। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर शुरुआत होती है 2004 के अंदर। जो ये क्वाड का ओरिजिन है, यानी क्वाड बनने के पीछे का रीज़न ये बना कि इंडियन ओशन के अंदर एक सुनामी आती है 2004 में, और उस सुनामी के तहत यहाँ पे इंडिया, श्रीलंका, मालदीव्स, इन सभी कंट्रीज़ की मदद कर रहा होता है, क्योंकि ये सारी कंट्रीज़ आपको इंडियन ओशन में देखने को मिलती हैं। तो इसी सपोर्ट में, यानी भारत के सपोर्ट में जापान, यूएस, ऑस्ट्रेलिया भी आते हैं। और ये बात यहाँ पे शिंजो एबे साहब बहुत अच्छे से देखते हैं। शिंजो एबे कौन है? ये जापान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को अच्छे से देखा और इन्होंने यहाँ पर देखा कि वाकई में ये जो 4 कंट्रीज़ है वो मिलकर काफ़ी कुछ कर सकती हैं। इन 4 कंट्रीज़ का एक ग्रुप होना चाहिए। तो 2004 में जब ये इंसिडेंट हो चुका है, सब कुछ निपट चुका है, तो 2006 में जो शिंजो एबे साहब थे प्राइम मिनिस्टर जापान के, तो इन्होंने यहाँ पर फोकस किया कि चलो हम लोग क्यों ना एक ग्रुप बना लें, एक क्वाड ग्रुप बना लेते हैं, है ना। क्वाड ग्रुप बन जाएगा तो उससे हम लोग काफ़ी सारी चीज़ों को टैकल कर पाएंगे। फिर 2006 के बाद में जब ये मतलब आइडिया लेकर आया गया, तो 2007 में एक पहली इनफॉर्मल मीटिंग होती है इस चीज़ को लेकर। तो 2007 में एक इनफॉर्मल मीटिंग हो जाती है। अब जब इनफॉर्मल मीटिंग होती है तो उसके बाद में यहाँ पर 2007 के सितंबर के महीने में एक मालाबार मिलिट्री एक्सरसाइज की जाती है, जो कि आज के टाइम पर भी होती है। क्वाड कंट्रीज़ के बीच में एक मालाबार अभ्यास होता है, आपको पता होगा। तो ये सितंबर के महीने में भी किया गया, जहाँ पर इंडिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, यूएस और सिंगापुर भी इन्वॉल्व था। तो ये आप देख पाओगे 2007 तक कहानी बिल्कुल सही चल रही है, क्वाड बन रहा है, तैयार हो रहा है, मजबूत हो रहा है। लेकिन अभी यहीं पर ही एक आप कह सकते हो फॉल वाला पॉइंट आता है। यहाँ पे गिरावट वाला पॉइंट ये आया कि साल 2007 के अंदर शिंजो एबे साहब ने जापान की जो प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट है उससे रिज़ाइन कर दिया, अपनी बीमारी के चक्कर में वहाँ से रिज़ाइन कर दिया। तो ये तो कहानी 2007 के सितंबर में हो गई। और सितंबर के बाद अक्टूबर का महीना निकलते ही नवंबर में एक और घटना घट गई। घटना ये घट गई कि जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम थे वो यहाँ पर चेंज हो गए। अब जो ऑस्ट्रेलिया के पीएम हैं ये बने गए केविन रुड, जो कि क्वाड के पूरे अगेंस्ट में थे, क्वाड के क्रिटिक थे, क्योंकि यहाँ पे एक मेजर जो रोल है वो आपको ऑस्ट्रेलिया का भी यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ, जो ऑस्ट्रेलिया के नए पीएम आए वो चाइना की तरफ ज़्यादा थे और इधर क्वाड की तरफ से यहाँ पर एक तरीके से जो झुकाव है वो कम था। तो ये एक गिरावट वाला पॉइंट देखने को मिला। तो इसकी वजह से धीरे धीरे यहाँ पर क्वाड का जो मुद्दा है वो खत्म होता हुआ नजर आया। तो 2008 तक क्वाड के बारे में कोई भी प्रॉपर चर्चा नहीं की गई। अब क्वाड के बारे में कुछ साल पहले ही चर्चा हुई है दोबारा से, वो 2017 के अंदर। 2017 में वापस इसके बारे में चर्चा होने लगी। जापान के जो ऑफिशियल यहाँ पर जापान की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट आता है कि हम लोग क्वाड को वापस से रिवाइव करेंगे, और पहले इनकी मीटिंग भी होती है। फिर 2020 के अंदर ऑस्ट्रेलिया इस क्वाड को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि पहले ऑस्ट्रेलिया से निकल जाता था, इसको मामले को ख़त्म कर दिया जाता था। लेकिन बाद में यहाँ पर फिर से ये क्वाड उठता है, 2020 में लोग ज्वाइन करते हैं। फिर 2021 के अंदर आप लोग देख पाओगे क्वाड को लेकर एक वर्चुअली समिट होती है, यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से ये मीटिंग वगैरह होती है, और इसके अंदर सभी पार्टिसिपेंट्स देखने को मिलते हैं, मतलब कि चारों कंट्रीज़ के पीएम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये आपको देखने को मिलेगा। तो क्वाड कैसे काम करता है, हम लोगों ने यहाँ पर ये सारी बातें बहुत अच्छे से, बहुत सिंपल शब्दों में और एक यूनिक तरीके से पिक्चर के थ्रू समझ लिया है। अभी मैंने आपको एक चीज़ बताई है, ये वाला जो पॉइंट है ना ऑस्ट्रेलिया के पीएम वाला, ये बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। ये जब आए तो इसके बाद में यहाँ पर क्वाड का थोड़ा सा जो हालात है वो ख़राब होने, वो पॉइंट मैं आपको याद रखने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इसी के नीचे एक और आर्टिकल है जो कि ऑस्ट्रेलिया से ही संबंधित है। ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक बदलाव हो चुका है, एक नए पीएम आ चुके हैं। अभी तक ऑस्ट्रेलिया के अंदर पीएम कौन थे, वो थे यहाँ पर स्कॉट मॉरिसन। अब जो नए पीएम आए हैं उनका नाम यहाँ पर देखने को मिलेगा एल्बनीज़। तो ये जो मिस्टर एल्बनीज़ हैं, ये क्या रोल प्ले करते हैं वो बहुत मैटर करेगा। आने वाले 3 सालों के अंदर इनके ऊपर काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंडेंट रहने वाली हैं। हालांकि पता है सबसे बड़ा यहाँ पर कंसर्न, चिंता वाली बात क्या है कि ये जो हैं चाइना के प्रति थोड़े से नरम दिल हैं, सॉफ्ट हार्टेड हैं। हालांकि जो स्कॉट मॉरिसन है वो यहाँ पर चाइना के पूरी तरह से अगेंस्ट में थे। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्वाड के ऊपर वापस से आ सकती है, जैसा 2007 के अंदर हुआ था। इसी वजह से मैंने बोला कि इस वाली पॉइंट के ऊपर फोकस करना, ठीक है। तो वापस से प्रॉब्लम हम लोग देख सकते हैं कि प्रॉब्लम ये क्रिएट हो सकती है कि जो क्वाड ग्रुप है उसको वापस से एक गिरावट देखने को मिल सकती है। वहाँ पर वापस से आप कह सकते हो कि डाउनफॉल एक देखने को मिल सकता है।
हालांकि मिस्टर एल्बनीज का फोकस यहाँ पर क्लाइमेट एक्शन को लेकर रहने वाला है, क्लाइमेट चेंज के ऊपर काम करेंगे। 2030 तक इनका टारगेट है कि रिन्यूएबल एनर्जी यानी कि जो भी सूर्य एनर्जी है, सन एनर्जी है, उसके बाद यहाँ पर हमारी विंड एनर्जी है, इसका ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, तो इनका ये टारगेट रहने वाला है। प्लस पोल्यूशन को कम करेंगे, आने वाले 10 साल के अंदर लगभग 43% से एमिशन को कम करेंगे, ये इनका मेजर फोकस रहने वाला है। वो सारी बातें बताई गई हैं, लेकिन यहाँ पर पॉसिबिलिटी भी बताई जा रही है कि आने वाले टाइम पर सिचुएशन थोड़ी सी ख़राब हो सकती है इनके थोड़ी सी आइडियोलॉजी को लेकर। बाकी स्कॉट मॉरिसन थे तो सारी चीज़ें सही चल रही थी, अदरवाइज़ यहाँ पर चीज़ें थोड़ी सी बदल सकती हैं। तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा रिलेशंस के ऊपर, वो आने वाले टाइम आने वाली कहानियाँ बताने वाली हैं। अभी सिर्फ इतना ही है कि प्राइम मिनिस्टर चेंज हुए, बस इतना ध्यान रखो, क्योंकि अभी तो कुछ पता नहीं है। आने वाले टाइम पर जैसे जैसे इनके स्टेप्स होंगे उसके हिसाब से हमें पता चलता रहेगा। आगे चलते हैं। देन उसके बाद आते हैं अगले एडिटोरियल की तरफ। जो नेक्स्ट एडिटोरियल है ये बात करता है चिप शॉर्टेज के बारे में। देखो हुआ कि मैं आपको थोड़ा सा बताता हूँ, यहाँ पे सारे पॉइंट्स लिखते हुए चलना। वैसे ये पूरा आर्टिकल आपको मिल जाएगा, पूरे आर्टिकल में से सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। हुआ क्या पेंडेमिक के टाइम पर, पहला पॉइंट, कोविड-19 के टाइम पर हम लोगों ने देखा लोग जो है घर पर बैठने लगे। मतलब ऑब्वियस सी बात है, लॉकडाउन लगा तो लोग यहाँ पे घर पर आ गए। अब जब घर पर आ गए तो लोगों को वर्क फ्रॉम होम मिला, लोग घर से बैठकर काम करने लगे। अब घर से काम करने लगे, फिर उसके बाद में हमने देखा स्कूल वगैरह बंद हो गए, बच्चे भी यहाँ पर घर पर बैठ गए, सारे स्कूल्स यहाँ पर जो है एक तरीके से बंद हो गए थे, और इंडिया के अंदर तो काफ़ी लंबे समय तक बंद रहे। तो आप देखोगे इसका इम्पैक्ट क्या पड़ा। इसका इम्पैक्ट ये पड़ा कि जो लैपटॉप है उसकी डिमांड बढ़ गई, है ना। लैपटॉप, टैबलेट्स, इन सब चीज़ों की डिमांड लगातार बढ़ गई, क्योंकि इन चीज़ों का इस्तेमाल करके ही यहाँ पर वर्क फ्रॉम होम वो व्यक्ति कर सकता है। प्लस बच्चे को भी मोबाइल चाहिए ताकि वो अपनी ऑनलाइन क्लासेस ले सके, पहला पॉइंट। चलो आगे आते हैं। दूसरा पॉइंट देखो, यहाँ पे बोला गया कि इस चीज़ की वजह से जब इसकी चीज़ की डिमांड बढ़ गई, डिमांड बढ़ने के साथ साथ हम लोग यहाँ पर ये देखते हैं कि भाई लॉकडाउन लग जाता है, और लॉकडाउन लगने के बाद में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आई, आपस में व्यापार यानी कि जो ट्रेड है कंट्रीज़ के अंदर वो नहीं हो रहा था, जो कि होना चाहिए था, व्यापार नहीं हो रहा था। और अब तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट यहाँ पे प्रॉब्लम ये क्रिएट हुई कि इंडिया एक सबसे बड़ा डिपेंडेंट है किस चीज़ के ऊपर, सेमीकंडक्टर के ऊपर। ध्यान रखना ये जो पॉइंट है बहुत इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर के ऊपर भारत बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। जो सेमीकंडक्टर है इसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, यानी सेमीकंडक्टर का यूज़ होता है लैपटॉप, टैबलेट्स के अंदर, इवन हर चीज़ के अंदर। जिस मोबाइल फ़ोन में आप ये वीडियो देख रहे हो वहाँ पर भी सेमीकंडक्टर लगाए, आपके आसपास जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें वहाँ पर सेमीकंडक्टर लगाए, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियाँ होती है, कार वगैरह होते हैं, सब में सेमीकंडक्टर्स लगा हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो क्या हुआ, इस लॉकडाउन की वजह से सेमीकंडक्टर के एक शॉर्टेज देखने को मिल जाएगा, क्योंकि व्यापार वगैरह हो नहीं रहा था, और भारत कुछ भी नहीं प्रोड्यूस करता सेमीकंडक्टर में। मतलब कि कुछ भी हम लोग नहीं प्रोड्यूस करते, पूरे तरह से डिपेंडेंट हैं, अलग अलग देशों से लेते हैं, ताइवान से लेते हैं, अलग अलग देशों से हम लोग सेमीकंडक्टर को परचेज़ करते हैं। क्लियर हो गया। तो यहाँ पे लॉकडाउन की वजह से सप्लाई वगैरह ख़त्म हो गई, सप्लाई ख़त्म हो गई तो एक चिप का शॉर्टेज क्रिएट हो गया। ये सिर्फ इंडिया के अंदर नहीं, पूरे दुनिया भर के अंदर, क्योंकि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग की जब बात करेंगे तो कुछ यहाँ पर मुट्ठी भर कंट्रीज़ है जो कि सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग करती हैं। तो दुनिया भर में एक ग्लोबल चिप शॉर्टेज यानी सेमीकंडक्टर की चिप का शॉर्टेज देखने को मिला। फिर लॉकडाउन धीरे धीरे जब ओपन होना चालू हुआ, जब धीरे धीरे ओपन होना चालू हुआ तो रशिया यूक्रेन का डिस्प्यूट चल गया। अब कहोगे रशिया यूक्रेन से क्या लेना देना है, तो देखो रशिया यूक्रेन से ये लेना देना है कि सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए भी काफ़ी सारा रॉ मटेरियल लगता है, ठीक है, बहुत सारी एसेंशियल कमोडिटीज़ लगती हैं, बहुत सारी रेयर गैसेस वगैरह, नियॉन वगैरह का यूज़ किया जाता है। तो ये सब यहाँ पे यूक्रेन से मिलता है, रशिया से मिलता है। तो भाई यहाँ पर इन कंट्री से रॉ मटेरियल निकलना बंद हुआ, तो इसके बाद सिचुएशन थोड़ी सी और बेकार रह गई। यानी कि यहाँ पे आप कह सकते हो कोविड-19 से हम लोग उभर रहे थे, धीरे धीरे सेमीकंडक्टर्स को बना रहे थे, लेकिन रशिया यूक्रेन के वॉर के बाद में सिचुएशन वापस से थोड़ी सी कमज़ोर हो गई। और यही भारत के लिए एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि हम लोग सेमीकंडक्टर के मामले में काफ़ी पिछड़े हुए हैं। तो सेमीकंडक्टर की मैन्युफैक्चरिंग में हम लोगों को अभी थोड़ा सा आगे निकलना है, और इसी के लिए आपको पता होगा अलग अलग स्कीम्स, PLI स्कीम, DLI स्कीम यानी कि प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, डिज़ाइन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, ये सारी स्कीम्स यहाँ पर चलाई जा रही हैं। ताइवान के साथ में यहाँ पर हम लोग एक तरीके से डील वगैरह कर रहे हैं किस चीज़ को लेकर, इस सेमीकंडक्टर को लेकर। इतना क्लियर हुआ। अब इतनी देर से हम लोग चिप, सेमीकंडक्टर ये बोल रहे हैं, ये तो हमने पूरा आर्टिकल समझ लिया कि एग्जैक्टली टू द पॉइंट क्या इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इतनी देर से हम लोग बात करें चिप और सेमीकंडक्टर की, तो ये होते क्या है यार चिप और सेमीकंडक्टर, इसके बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन हम लोग लेते हैं, क्योंकि जब तक ये नहीं पढ़ोगे तब तक आर्टिकल अधूरा है। क्वेश्चन बनेगा वो आपको यहीं से बनेता हुआ नजर आएगा, वो तो आप लोग मेंस में पॉइंट यूज़ कर सकते हो, जो भी मैंने आपको बातें बताई हैं। अब जो क्वेश्चन बनता हुआ नजर आएगा प्रीलिम्स में, वो यहाँ से बनता हुआ नजर आएगा।
चलो एक एक करके डिस्कस करते हैं। सेमीकंडक्टर क्या है? तो सेमीकंडक्टर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर, मतलब आप कह सकते हो कि एक ऐसा मटेरियल है जो कि कंडक्टर और नॉन कंडक्टर के बीच में आता है। कहोगे क्या बोल दिया, कुछ समझ में नहीं आया? कुछ समझ में नहीं आया, थोड़ा सा वेट करो। अब यहाँ पर इस वाले पिक्चर को देखो, आपको मज़ा आ जाएगा समझकर कि हाँ मुझे सब कुछ समझ में आ चुका है। एक होता है कंडक्टर, ठीक है, और एक होता है इंसुलेटर, और कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में होता है सेमीकंडक्टर। पहले बताओ कंडक्टर क्या होता है। कंडक्टर यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट है वो ईजिली कंडक्ट होता है। मतलब कि कॉपर वायर, एग्जाम्पल लेते हैं, कॉपर का तार हो गया, एल्यूमिनियम का तार हो गया, तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी इलेक्ट्रॉन्स बहुत आराम से फ्लो होते हैं, बहुत आराम से बिजली यहाँ पर फ्लो होती है। तो इधर से करंट छोड़ोगे तो यहाँ तक आराम से पहुँचेगा, और यहाँ से छोड़ोगे तो यहाँ तक पहुँचेगा, है ना। अब इंसुलेटर क्या होता है? इंसुलेटर यहाँ पर एक ऐसा मटेरियल होता है जिसके अंदर जो कंडक्टिविटी है वो नहीं होती, ज़ीरो होती है। जैसे कि रबर हो गया, ग्लास हो गया यानी शीशा हो गया, तो वहाँ पे क्या करंट फ्लो होता है? बिल्कुल भी नहीं फ्लो होता। तो वो इंसुलेटर होते हैं, वो होते हैं बेसिकली बैड कंडक्टर्स। क्लियर हो गया। अब नाम हमने बीच वाला देखा सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर से पता चलता है ये आधा कंडक्टर है आधा नहीं है। हाँ, तो बिल्कुल ऐसे ही है, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में आता है यहाँ पर सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के अंदर क्या होता है? इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होती तो है लेकिन उसको हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं, बस खाली इतना सा डिफरेंस है, यही कहलाता है सेमीकंडक्टर। क्लियर हुआ? तो आई होप आप लोग यहाँ पर सेमीकंडक्टर के बारे में समझ गए होंगे। कंडक्टर, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो इंसुलेटर क्या होता है? जैसे कि जो कि बैड कंडक्टर होता है यानी कि रबर वगैरह हो गया, है ना। उसका सेमीकंडक्टर क्या होता है हम लोगों ने समझ लिया, इस प्रकार से चिप्स वगैरह बनाई जाती हैं। और कंडक्टर की बात करें तो यहाँ पर कॉपर वायर वगैरह आपको देखने को मिल जाएगा, वहाँ जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बहुत आराम से फ्लो होती है। अब ये जो सेमीकंडक्टर है ये बनता कैसे है? तो सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए अलग अलग रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर को बनाने के लिए सिलिकॉन का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। सिलिकॉन के बाद जर्मेनियम हो गया, गैलियम आर्सेनाइड हो गया, कैडमियम सेलेनाइड हो गया। आप कहीं पर भी पढ़ोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिलिकॉन ही बताया जाता है। उसके अलावा ये 2-3 वर्ड और ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है, प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो रॉ मटेरियल है, यहाँ पर सिलिकॉन कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है। इसकी रिफाइनिंग करने के बाद में हम लोग यहाँ पर एक तरीके से बना पाते हैं सेमीकंडक्टर को, ठीक है। सिलिकॉन सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, बस खाली इतना ध्यान रखना। सिलिकॉन की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर आपको 14 देखने को मिलेगा। इसका जो सिंबल है वो SI है। तो आपसे यहाँ पर साइंस के पर्सपेक्टिव से भी क्वेश्चन बन सकता है। क्लियर हो गया? इतनी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई। क्वेश्चन ये है कि सेमीकंडक्टर्स क्यों ही इतने इंपॉर्टेंट है? तो सेमीकंडक्टर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर हम लोग करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, है ना। कंट्रोल करके अपने हिसाब से उस करंट को छोड़ सकते हैं। अब एक और क्वेश्चन आएगा, तो सेमीकंडक्टर से पहले क्या हुआ करता था हमारे पास? आज के टाइम पर सेमीकंडक्टर तो हर जगह पर यूज़ होता है। हाँ, सेमीकंडक्टर से पहले हमारे पास हुआ करता था वैक्यूम ट्यूब। जो वैक्यूम ट्यूब है ये फेल हो गया, इससे सही से काम नहीं किया गया, उसके बाद में सेमीकंडक्टर लेकर आया गया। आज के टाइम पर जो LEDs वगैरह हैं, पहले डब्बे वाली टीवी हुआ करते थे, है ना, तो वो यहाँ पर ज़्यादा चलते नहीं थे। अब यहाँ पर सेमीकंडक्टर्स का यूज़ किया जा रहा है। LEDs के अंदर आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, जो डब्बा वाले टीवी थे उनमें प्रॉब्लम ये थी, बहुत गर्मी छोड़ते थे, वो सब यहाँ पर वैक्यूम ट्यूब देखने को मिलता है उसके अंदर। अब उसके बाद में सेमीकंडक्टर का जब हम लोग मार्केट के बारे में चर्चा करेंगे, जैसे मैंने आपके साथ में डिस्कस किया था, तो सेमीकंडक्टर मार्केट के अंदर यहाँ पे चर्चा ये की जा रही है कि इसका सबसे बड़ा मार्केट आपको ताइवान के अंदर देखने को मिलेगा। ये डेटा यहाँ पर मेंशन करता है कि आप ये देखोगे, ताइवान की कुछ कंपनीज हैं जैसे कि TSMC ताइवान की कंपनी हो गई, फिर उसके बाद में यहाँ पर ये USMC आपको देखने को मिल जाएगा, है ना। ये यहाँ पे कुछ कंपनीज हैं, यानी कि ताइवान सबसे बड़ा प्रोड्यूसर। ये डेटा साल 2020 तक का है। तो ताइवान ने सबसे ज़्यादा सेमीकंडक्टर्स को प्रोड्यूस किया है। ताइवान के बाद में यहाँ पे साउथ कोरिया आया, देन उसके बाद यहाँ पर कुछ और कंट्रीज़ आ गई, यहाँ पर फिर चाइना का भी एक रोल देखने को मिल जाएगा। तो ये सारे यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे कंट्रीज़। तो ये कुछ चुनिंदा कंट्रीज़ हैं जो कि सेमीकंडक्टर को प्रोड्यूस करती हैं, इन चिप्स को बनाती हैं। तो इसी वजह से यहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट होती हुई नजर आई है सेमीकंडक्टर को लेकर दुनिया भर में। क्लियर हुआ? तो इतना ध्यान रखना। आगे आते हैं। आई होप आप लोगों ने बहुत कुछ सीख लिया है, सेमीकंडक्टर के बारे में जान लिया है, क्या होते हैं और इसका शॉर्टेज क्या है, इंडिया क्या क्या कर रहा है, वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। अब उसके बाद जो नेक्स्ट एडिटोरियल है वो बात करता है ग्रीन हाइड्रोजन के बारे में और फ्यूल ऑफ द फ्यूचर के बारे में। यहाँ पे क्या क्या मेंशन किया जा रहा है, चलो डिस्कस करते हैं। यहाँ पे बोला गया, देखो जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो क्या होता है, वो इन्फॉर्मेशन दी गई, अभी मैं आपको समझाऊंगा। ग्रीन हाइड्रोजन को हम लोग प्रोड्यूस करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस से, वो सब आपको बताऊंगा, डोंट वरी। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया गया है कि देखो जो ग्रीन हाइड्रोजन है, पहले चलो यही समझ लेते हैं यार, क्योंकि ये समझेंगे तभी कहानी आगे बढ़ पाएगी। जब हम लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन यहाँ पर एक सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है अर्थ के ऊपर, एक एनर्जी कैरियर आपको देखने को मिलता है। हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के अलग अलग प्रकार होते हैं, है ना।
तो हाइड्रोजन में ग्रीन हाइड्रोजन, फिर उसके बाद में यहाँ पर आप देख पाओगे ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, ब्लू हाइड्रोजन, ये सब अलग अलग प्रकार होते हैं। ये डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हाइड्रोजन को बनाया जा रहा है, उसी के बेसिस पर इनके नाम को डिसाइड किया जाता है। जैसे कि इस वाले पर्टिकुलर आर्टिकल में ग्रीन हाइड्रोजन के ऊपर मेजरली फोकस किया गया। तो कैसे बना सकते हैं ग्रीन हाइड्रोजन? तो यहाँ पे आप देखो, सबसे पहली बात आपको पानी चाहिए। पानी के अंदर हमें एक इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाना है, और उस इलेक्ट्रोलिसिस से क्या होगा, देखो इस पूरे के बॉडी को हम लोग इलेक्ट्रोलाइज़र बोलते हैं। अब इस इलेक्ट्रोलाइज़र के अंदर पानी डाला गया, पानी को हम लोग डिवाइड कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, बांट देंगे, और पानी को जब हम बांटेंगे तो इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाएगा और हाइड्रोजन अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन अलग हुआ तो हम लोगों ने यहाँ पर इसको निकाल कर, आप कह सकते हो जो हाइड्रोजन गैस है इसको स्टोर कर ली है कंप्रेस्ड वे में, लिक्विड वे में, और फिर उसको शिपिंग कर देंगे और पहुँचा देंगे अपने स्टेशन तक। और फिर यहाँ पर उसका इस्तेमाल किया जा सकता है एज अ फ्यूल, तेल की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे कि यहाँ पे जैसे हम लोग पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं, डीजल का इस्तेमाल करते हैं, तो ये बहुत सारा पोल्यूशन, यानी कि आप कह सकते हो कि बहुत सारा पोल्यूशन क्रिएट हो रहा है इससे। लेकिन जो हाइड्रोजन है इससे यहाँ पर कोई भी पोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट होता नहीं है। हाइड्रोजन यहाँ पर एक अच्छा रिन्यूएबल फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन यहाँ पे जो ग्रीन हाइड्रोजन है उसकी बात की जा रही है, बाकी कुछ और ब्राउन हाइड्रोजन होता है, इसमें पोल्यूशन निकलता है। तो ग्रीन हाइड्रोजन मतलब नाम इसका ग्रीन को दिया गया है। तो आपको ध्यान रखना है, जो ये पानी के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस करवाया गया है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग किया गया है, इसमें यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट पड़ी है, यानी पावर की रिक्वायरमेंट पड़ी है। और पावर कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनाने का तरीका आपको पता है। वैसे तो बेसिकली यहाँ पे कोयले को जलाने के बाद में इलेक्ट्रिसिटी को बनाते हैं। अब कोयले को जला रहे हैं तो वहाँ तो पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट कुछ अलग है। जो इलेक्ट्रोलिसिस हम लोग करते हैं, इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी यानी कि ज़रूरत पड़ती है, उस इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यहाँ पे प्रोड्यूस करते हैं रिन्यूएबल एनर्जी से, मतलब कि सोलर एनर्जी से, विंड एनर्जी से प्रोड्यूस किया जाता है। तो इससे कोई पोल्यूशन तो हो नहीं रहा है, यहाँ पे कोई कोयला वगैरह नहीं चल रहा है, तो बेसिकली यहाँ से भी कोई पोल्यूशन नहीं हुआ। फिर हमने हाइड्रोजन भी बना लिया, और हाइड्रोजन का एज अ फ्यूल इस्तेमाल करेंगे तो वहाँ से भी कोई पोल्यूशन नहीं होगा। ठीक है, तो यही यहाँ पर मेंशन किया गया है कि ये एक बेसिकली ग्रीन हाइड्रोजन है, कहीं से कहीं तक कोई पोल्यूशन नहीं हो रहा है। तो ये हो गया हमारा ग्रीन हाइड्रोजन का कॉन्सेप्ट। तो ये ग्रीन हाइड्रोजन काफ़ी कारगर साबित हो सकता है, काफ़ी सारी चीज़ों में वो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। फिर इन्होंने मेंशन किया किस चीज़ के बारे में आगे, कि इंडिया के अंदर जो ग्रीन हाइड्रोजन है वो तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट टर्म देखने को मिल जाएगा, जिसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से वाटर को स्प्लिट कर देते हैं, ये हमें पता चल गया है। अब ग्रीन के बाद एक और हाइड्रोजन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं ब्राउन हाइड्रोजन। ब्राउन हाइड्रोजन के अंदर क्या होता है, इसको हम लोग बनाते तो हैं, लेकिन जिस हम लोग बिजली का इस्तेमाल करते हैं यहाँ पर, वहाँ पे कोयले को जलाया जाता है, तो बेसिकली यहाँ पे पोल्यूशन होता है। फिर आता है ग्रे हाइड्रोजन। तो ग्रे हाइड्रोजन हम लोग नेचुरल गैस से बनाते हैं और यहाँ पर भी पोल्यूशन होता है। फिर आता है ब्लू हाइड्रोजन। तो ब्लू हाइड्रोजन हम लोग नेचुरल गैस से बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो पोल्यूशन होता है उस पोल्यूशन को स्टोर कर लिया जाता है, तो बेसिकली यहाँ से भी पोल्यूशन नहीं होता। ग्रीन हाइड्रोजन और ब्लू हाइड्रोजन के अंदर काफ़ी सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिल जाएंगी। क्लियर हो गया। तो ये अलग अलग प्रकार के अलग अलग कलर के हाइड्रोजन है, ये डिपेंड करता है कि कैसे उसको बनाया गया है। हाइड्रोजन का इस्तेमाल कैसे करता है, तो हाइड्रोजन एक एनर्जी कैरियर है, ध्यान रखना, एनर्जी सोर्स नहीं है, एनर्जी कैरियर है। इसको हम लोग डिलीवर कर सकते हैं और स्टोर कर सकते हैं बहुत सारे एनर्जी फॉर्म के अंदर में, मतलब बहुत सारी अमाउंट में हम लोग इस एनर्जी को स्टोर करके रख सकते हैं। इसको हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फ्यूल सेल्स की तरह, इलेक्ट्रिसिटी को बनाने के लिए, पावर को बनाने के लिए और हीट को जनरेट के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। प्लस आज के टाइम पर जो हाइड्रोजन है इसका सबसे ज़्यादा इस्तेमाल पेट्रोलियम को रिफाइन करने में किया जाता है, उसके बाद खाद को बनाने में किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोग देख पाओगे। फिर उसके बाद यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन है, इस हाइड्रोजन से सबसे बड़ी बात यह है कि भाई पोल्यूशन नहीं होता, और यही हमारा टारगेट भी है। हम लोगों ने काफ़ी सारा टारगेट रख रखा है कि हम लोग ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करेंगे, तो ये हाइड्रोजन से कर सकते हैं। अब उसके बाद आज के टाइम पर इस हाइड्रोजन को लेकर दुनिया भर में क्या स्टेटस देखने को मिलेगा, तो देखो बोला जाता है कि लगभग 1% से भी कम हाइड्रोजन प्रोड्यूस जो हो रहा है वो ग्रीन हाइड्रोजन है। तो ग्रीन हाइड्रोजन का प्रोडक्शन बहुत बहुत कम है, और जो मैन्युफैक्चरिंग है और जो डिप्लॉयमेंट आपको देखने को मिलेगा इलेक्ट्रोलाइज़र का, वो भी यहाँ पे हम लोगों को बढ़ाना पड़ेगा। देखो इसकी मैन्युफैक्चरिंग कम हो रही है, अभी आज के टाइम पर हम लोग बहुत कम हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर पाते हैं। अब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करना है तो उसके लिए इलेक्ट्रोलाइज़र की ज़रूरत पड़ेगी ना। इलेक्ट्रोलाइज़र के अंदर जिसके अंदर पानी डालेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, पानी में से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन अलग करेंगे, फिर हाइड्रोजन को निकालेंगे, है ना, तो उसकी ज़रूरत पड़ेगी। तो इलेक्ट्रोलाइज़र हम लोग बढ़ाएंगे, इसके अंदर एक बढ़ोतरी देखने को मिलने वाली 2050 तक, ये मेंशन किया गया है। उसके बाद इंडिया के सिनेरियो के बारे में चर्चा करें तो हाइड्रोजन के कंजम्पशन को लेकर बात करें तो इंडिया
लगभग यहाँ पर 6 मिलियन टन तक हाइड्रोजन हर साल कंज्यूम करता है। हम लोग इस हाइड्रोजन का इस्तेमाल अमोनिया, मीथानॉल इन सब को प्रोड्यूस करने में लगाते हैं। खासकर जो खाद वगैरह उसको बनाने के लिए, पेट्रोल को रिफाइन करने में हम लोग हाइड्रोजन का इस्तेमाल करते हैं। फिर उसके बाद में हाइड्रोजन का जो यूज़ है वो 2050 तक ये 28 मिलियन टन तक का हो जाएगा, ऐसा बोला जा रहा है। अभी 6 मिलियन टन तक का है, तो आने वाले टाइम पर 28 मिलियन टन तक का हो जाएगा। और ग्रीन हाइड्रोजन की कॉस्ट अभी काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि थोड़ा सा इसका प्रोसेस कॉस्टली पड़ जाता है। लेकिन आने वाले टाइम पर इसकी कॉस्ट थोड़ी सी कम हो जाएगी जैसे जैसे यूज़ बढ़ेगा, वो भी यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन के बेनिफिट्स क्या होंगे, तो सबसे बड़ा बेनिफिट भाई क्लाइमेट चेंज के लेकर लड़ेगा, यानी पोल्यूशन कम करेगा। और ऑलरेडी हम लोग पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट कर चुके हैं, जहाँ पे हमारा मेजर फोकस है 2030 तक हमें पोल्यूशन को कम करना है। उसके बाद यहाँ पर ये बेसिकली एक तरीके से जो फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंसी वो कम कर देगा, पेट्रोल डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, हाइड्रोजन का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर उसके बाद में इसके अंदर पोटेंशियल आपको ये देखने को मिल जाएगा कि बेसिकली हम लोग यहाँ पर इंडिया के अंदर, इंडिया की लोकेशन कुछ इस प्रकार से जहाँ पर सनलाइट काफ़ी अच्छी पड़ती है, तो हम लोग काफ़ी अच्छे तरीके से प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसमें कुछ परेशानियाँ भी हैं। परेशानियाँ यह हैं कि सबसे बड़ी बात देखो, हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने में जो पैसा है वो थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, और हमारे पास प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। उसके बाद यहाँ पर जो हाइड्रोजन स्टेशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी भी हम लोग को ज़रूरत पड़ेगी, ताकि हम लोग क्या कर सकें, हाइड्रोजन फ्यूल सेल कार्स को हम लोग यहाँ पे रिफ्यूल कर सकें। तो उसके स्टेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पड़ेगी। तो बेसिकली आज के टाइम पर इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह थोड़ा सा कम है, इसको लेकर एक चैलेंज देखने को मिलेगा। हालांकि हमारी सरकार हाइड्रोजन को लेकर काफ़ी सारे इनिशिएटिव्स चला रही है। इनिशिएटिव्स को लेकर क्वेश्चन बन जाते हैं, तो ध्यान रखना हाइड्रोजन को लेकर कौन कौन से इनिशिएटिव्स चलाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर जो बजट है हमारा 2021-22 का, इन्होंने अनाउंस किया है नेशनल हाइड्रोजन एनर्जी मिशन, जिसका मेजर फोकस यहाँ पर आप देख पाओगे हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के ऊपर है। उसके बाद यहाँ पे और भी इनिशिएटिव्स हैं, जैसे इंडियन इनिशिएटिव फॉर रिन्यूएबल एनर्जी, जवाहरलाल नेहरू नेशनल सोलर मिशन, इंटरनेशनल सोलर अलायंस, पीएम कुसुम, ठीक है, नेशनल वाइड सोलर हाइब्रिड पॉलिसी, रूफटॉप सोलर स्कीम। तो ये सब आपको हाइड्रोजन के प्रोडक्शन के अंदर यूज़ होती हुई नजर आती हैं, तो ध्यान रखना है। मतलब हाइड्रोजन को प्रोड्यूस करने के लिए सारे इनिशिएटिव्स उठाए गए हैं। तो हाइड्रोजन के मामले में क्या क्या हम लोग कर रहे हैं, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे, खासकर ग्रीन हाइड्रोजन। फिर उसके बाद में एक लास्ट एडिटोरियल रह गया है, वो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। लास्ट एडिटोरियल मेंशन करता है मीजल्स के बारे में। तो मीजल्स क्या है हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, इसके बारे में इंपॉर्टेंट है। तो मीजल्स की बात करेंगे तो यहाँ पर एक हाईली कॉन्टेगियस वायरल डिजीज़ है, खासकर सबसे ज़्यादा बच्चों को दुनिया भर में बुरी तरह से अफेक्ट करता है। और यहाँ पर मेंशन किया गया कि देखो अभी इसकी एक सेफ़ और इफेक्टिव वैक्सीन हमारे पास है। इस वैक्सीन के होने के बावजूद भी यहाँ पर ये जो मीजल्स है ये काफ़ी हद तक बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। ये जो मीज़ल है ये ट्रांसमिट होता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, यानी कि आप कह सकते हो कि माउथ से, मुंह से, थ्रोट से, तो ये बेसिकली ये ट्रांसफ़र हो सकता है। लक्षण की बात करें तो यहाँ पर शुरुआत में लगभग आप कह सकते हो 10 से 12 दिन में इसके लक्षण दिखने चालू होते हैं, जैसे बुखार हो गया, नाक बहने लगी, उसके बाद यहाँ पर आंखों में पेन हुआ, ब्लड शूट आइज देखने को मिल जाएंगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर मेंशन किया जाता है बॉडी के ऊपर रैशेस हो जाते हैं, जैसे आपने थंबनेल में देखा है ना, बच्चे के बॉडी के ऊपर रैशेस है, तो उस प्रकार से रैशेस हो जाते हैं और धीरे धीरे यहाँ पर ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं। फिर उसके बाद में सबसे बुरी कॉम्प्लिकेशन यह है कि मतलब आप कह सकते हो दिखना बंद होने लगता है, और एनसेफेलाइटिस यानी कि ब्रेन स्वेलिंग, यानी कि दिमाग में यहाँ पर कह सकते हो सूजन आ जाती है। इसको लेकर भी मैंने आपको थंबनेल में एक पिक्चर लगा रखा है। तो ब्रेन स्वेलिंग जैसी भी चीज़ें यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। फिर उसके बाद में डायरिया हो गया और डिहाइड्रेशन, ये यहाँ पर इसके सबसे खतरनाक कॉम्प्लिकेशन है, ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद में आप मेंशन किया गया कि रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शंस हो सकते हैं, खासकर निमोनिया वगैरह जैसी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ये बताया गया। देन बोला जाता है कि भाई देखो जो ये मीजल्स है, यानी जो रैशेस वगैरह बॉडी के ऊपर हो रहे हैं, ये ज़्यादातर आपको उन्हीं बच्चों के अंदर देखने को मिलेंगे जिनके अंदर नॉरिशमेंट बहुत कम है, जिनको एक अच्छा खाना मिला नहीं है, जिनके अंदर विटामिन ए की बहुत ज़्यादा कमी है, बेसिकली उनके अंदर ही सबसे ज़्यादा ये मीजल्स वाली प्रॉब्लम आपको देखने को मिल जाती है। उसके बाद बताया गया इनका जो इम्यून सिस्टम है वो जिनका वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर होता है ना, तो उनके अंदर भी ये मीजल्स वाली प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इसको कैसे रोक सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर इसके लिए वैक्सीन है, ठीक है, एक प्रिवेंशन वैक्सीन है जिसका इस्तेमाल करके इसको रोका जा सकता है, ये भी मेंशन किया गया है। और कुछ एफर्ट्स वगैरह हम लोग लगा सकते हैं। देखो एफर्ट्स वगैरह लगाए भी जा रहे हैं दुनिया भर के अंदर। अगर हम लोग बात करें तो मीजल्स और रुबेला, ये दो प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है, जिसके बारे में ऑथर ने ऊपर चर्चा की है, ठीक है, मीजल्स और रुबेला। तो मीजल्स और रुबेला के बारे में जब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं तो ये दोनों का हमारा टारगेट है कि हम लोग इसको एलिमिनेट कर सकें। मतलब टारगेट ये था कि 2020 तक हम लोग इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकें,
है ना। WHO ने इसी के लिए एक तरीके से टेक्निकल एजेंसी बनाई है, ठीक है। WHO इसके लिए यहाँ पर पूरी तरह से एक टेक्निकल एजेंसी को लीड कर रहा है कि हम लोग क्या कर सकें, पूरी तरह से इस रूबेला और मीज़ल, ये दोनों जो रैशेस वाली बीमारी है इसको ख़त्म कर सकें। जो रूबेला है ये भी यहाँ पर मीज़ल वाली बीमारी है, इसको हम लोग जर्मन मीज़ल के नाम से जानते हैं। रूबेला भी कॉन्टेजियस है, फैलने वाली बीमारी आपको देखने को मिलेगा। हालांकि यहाँ पर एक वायरल इन्फेक्शन है और खासकर बच्चे और यंग एडल्ट्स को मतलब इम्पैक्ट करता है। तो ये रूबेला और मीज़ल्स क्या है, आई होप आप लोगों ने यहाँ पर इसको समझ लिया है। कौन सी बीमारी है, बॉडी के ऊपर किस प्रकार से रैशेस वगैरह, फीवर रैशेस वगैरह देखने को मिल जाते हैं, वो इन्फॉर्मेशन दी गई है, वो ऑलरेडी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर ली है, ठीक है। क्लियर हुआ, तो इसके बारे में ध्यान रखना। देन उसके बाद यहाँ पर एक और आर्टिकल है। अब यार काफ़ी टाइम हो रहा है, ये आर्टिकल तो को हो सकता है मैं आपके साथ ना डिस्कस कर पाऊँ, लेकिन आपके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो लिंक मैं दे दूंगा, ठीक है। आप लोग प्लीज़ एक काम ज़रूर कर लेना, एक वीडियो आप लोग देख सकते हो, वो कल वाला मेरा टॉप न्यूज़ एनालिसिस का वीडियो देख लेना। इतना काम आप लोग कर सकते हो। देखो कि अगर हम लोगों ने अभी इसको कवर करना स्टार्ट किया ना, तो थोड़ा सा कम से कम ये 10-15 मिनट तो लेगा पूरा इशू को समझाने के लिए। और ऑलरेडी मैं ये इशू समझा चुका हूँ, कब, कल के दिन। तो आप एक काम ये करना, आप सीधा यूट्यूब पर जाना और टाइप करना 26 मई करंट अफेयर बाय दीपक यादव एजुकेशन, बस इतना टाइप करना, है ना। तो आपको ये वीडियो मिल जाएगा। और इस वीडियो में थोड़ा सा आगे बढ़ जाना, मतलब पहला आर्टिकल ख़त्म करना, दूसरे आर्टिकल में ही मैंने आपके सामने आपके साथ में ये डिस्कस किया है प्रेसिडेंट और गवर्नर की पावर्स क्या हैं। तो बस इतना बस कर सकते हो आप लोग, ये ज़रूर कर लेना, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं और मैं आपको बता भी रहा हूँ, क्योंकि हमें पढ़ने से मतलब है, पढ़ना ही तो है। तो यहाँ पे आप लोग इतना ज़रूर काम कर लेना। यूट्यूब पर जाओ, 26 मई करंट अफेयर टाइप करना बाय दीपक यादव एजुकेशन, आपके सामने वीडियो आएगा और उस वीडियो को ज़रूर देख लेना। वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। सेकंड आर्टिकल में सारी इन्फॉर्मेशन कवर करवाई गई है। आगे आते हैं अगले आर्टिकल पर। नाउ नेक्स्ट कुछ छोटे छोटे आर्टिकल्स है, जैसे कि एक आर्टिकल यहाँ पर है, ये बात करता है कि देखो जो हमारी यूनियन गवर्नमेंट है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने यहाँ पर एक अभी प्रॉब्लम क्रिएट कर दी है। तो MG नरेगा स्कीम के अंदर में विमेंस को थोड़ी सी और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, ऐसा यहाँ पे बोला जा रहा है। तो अभी हमारी सरकार ने एक मेंशन किया है चीज़ का, वो यहाँ पे बोला है कि जो भी MG नरेगा के वर्कर्स होंगे उनको अपनी अटेंडेंस लगानी होगी ऐप के माध्यम से। ऐप को डाउनलोड करो अपने मोबाइल में और उस ऐप से यहाँ पर अटेंडेंस लगाओ अगर काम करने आ रहे हो तो अभी तक ये वॉलंटरी था, लेकिन अब इसको मैंडेटरी कर दिया जाएगा कुछ दिन बाद, ऐसा मेंशन किया जा रहा है। तो दिक्कत यह है कि जो MG नरेगा यानी महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के वर्कर्स हैं, इन वर्कर्स के अंदर जो वेमेन हैं उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। क्यों? क्योंकि भाई वेमेन के पास में, बहुत सारी वेमेन के पास में मोबाइल फ़ोन ही नहीं है। मेजॉरिटी ऑफ केसेस के अंदर अगर हम लोग देखें तो उनके पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है, तो उनको इस स्कीम से बाहर निकलना पड़ जाएगा, क्योंकि अटेंडेंस नहीं लगाएंगे तो काम नहीं कर सकती हैं। तो यहाँ पे मेंशन किया गया कि लगभग यहाँ पर 15,000 के आसपास जो वेमेन हैं वो यहाँ पे वर्क करती हैं इस स्कीम के अंदर में, लेकिन अब मैंडेटरी कर दिया जाएगा जब इस अटेंडेंस को। तो मैंडेटरी के बाद में इन मेजॉरिटी ऑफ वेमेन के पास में मोबाइल फ़ोन नहीं है, ज़्यादातर वेमेन के हस्बैंड के पास में फ़ोन है। तो ये चीज़ हम लोग देख पाते हैं, तो वो अटेंडेंस कैसे लगा पाएंगी भाई। तो यहाँ पर वेमेन की थोड़ी सी हालत काफ़ी ख़राब होने वाली है। मेंशन किया जा रहा है कि जो ये अटेंडेंस का जो रूल्स एंड रेगुलेशन लाएंगे, इससे यहाँ पर सबसे बड़ा जो इफेक्ट है वो वेमेन के ऊपर पड़ेगा। वेमेन के ऊपर एक वर्स्ट हिट देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो वो इन्फॉर्मेशन यहाँ पर मिल जाती है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पे जो पढ़ने वाली बात है, बस खाली इतना सा आप लोग पढ़ सकते हो। बाकी पढ़ने वाली जो बात है वो है MG नरेगा स्कीम, इसके बारे में ध्यान रखना, आपसे क्वेश्चन बन सकता है। तो MG नरेगा स्कीम की फुल फॉर्म आपको पता चल चुकी है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। इसको हम लोग पहले नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट के नाम से जाना करते थे। 2005 में इसको पास किया गया था। ये जो स्कीम है बेसिकली, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि एक जॉब दी जाती है, एक नौकरी दी जाती है। खासकर यहाँ पे दिया जाता है, खास जो अनस्किल्ड लेबर्स हैं, खासकर जो मजदूर हैं, उनको यहाँ पे कुछ टाइम के लिए, लगभग 100 दिन के लिए काम दिया जाता है। मिनिमम 100 डेज़ का ये वर्क दिया जाता है। ये मिनिमम है 100 डेज़। इसको बढ़ाकर आप कह सकते हो कि बढ़ा भी दिया जा सकता है, लगभग 120, 130 जो भी है, जैसा भी काम के ऊपर डिपेंडेंसी होगी उसके हिसाब से इस काम को बढ़ा दिया जा सकता है। लेकिन मिनिमम यहाँ पे 100 दिन का ये काम दिया जाता है। आप लोग ध्यान रखना इन वर्कर्स को। अब इन वर्कर्स को MG नरेगा के लिए रजिस्टर करना होता है। अनस्किल्ड वर्कर्स जो हैं, जिनको यहाँ पर मतलब जिनके पास कोई स्किल्स वगैरह नहीं है, उन्हीं को ये काम दिया जाता है। क्लियर हो गया? अब MG नरेगा स्कीम के अंदर काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आपको आज के टाइम पर देखने को मिल रही हैं, जैसे कि यहाँ पे मजदूरी काफ़ी हद तक कम है। वेमेन और मैन के बीच में अगर मजदूरी देखोगे तो 2017 का डेटा बोलता है कि मैन को सिर्फ 264 रुपये मिल रहे थे और वेमेन को 205।
और वेमेन को मैन के कंपैरिजन में थोड़ा सा कम मिल रहे हैं, और इस स्कीम के अंदर बार बार पैसा ख़त्म हो जाता है, जिसकी वजह से इनकी पेमेंट थोड़ी सी डिले हो रही है, और पैसा ख़त्म होने के बाद में पेमेंट इनको महीनों महीनों बाद मिल रही है इनकी। फिर ये यहाँ पर मेंशन किया गया, और यहाँ पे बोला गया कि भाई अभी भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स इस स्कीम के अंदर जिसको रिजॉल्व करना है, और उसके बाद ये प्रॉब्लम अभी ख़त्म नहीं हुई कि एक प्रॉब्लम और आ गई है कि अटेंडेंस, यहाँ पर अटेंडेंस का ये चोचलेबाजी हो चुकी है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मेंशन किया गया है। आई होप आप लोगों को यहाँ बातें सारी समझ में आ चुकी हैं। उसके बाद में एक आर्टिकल आपको ये देखने को मिलेगा, इसमें आर्टिकल में ज़्यादा कुछ नहीं है, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन है जिसको हम लोग यहीं पर ख़त्म करेंगे। यहाँ पर मेंशन किया गया है कि भाई जो ज़्यादातर मौतें हुई हैं इंडिया के अंदर में कोविड-19 के टाइम पर, कोविड की डेथ की वजह से, उसमें सबसे ज़्यादा परेशानियाँ हुई है रेस्पिरेटरी डिजीज़ को, यानी रेस्पिरेटरी सबसे ज़्यादा, मतलब जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर डेथ होती हुई नज़र आई है, वो यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। जो कोविड-19 का पहला साल था, लॉकडाउन लगा, लॉकडाउन के बाद में बहुत सारी डेथ हुई, इनमें जो सबसे ज़्यादा डेथ हुई है वो हुई है रेस्पिरेटरी सिस्टम की बीमारियों की वजह से। कोरोना की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम अटैक हुआ और उसकी बीमारी की वजह से डेथ हुई है। तो यहाँ पे बोला गया लाखों लाखों डेथ हुई है सिर्फ और सिर्फ रेस्पिरेटरी सिस्टम की वजह से, ये यहाँ पर मेंशन किया जा रहा है। फिर उसके बाद में आप खुद भी देख पाओगे, आपको मैं डेटा प्रोवाइड भी करवाऊंगा PDF के अंदर, सिर्फ और सिर्फ डेथ के बारे में बोला गया, इतनी इतनी डेथ, इतने इतने नंबर यहाँ पर दिए गए हैं, बहुत सारे नंबरिंग यहाँ पर दी गई हैं। तो इसके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत नहीं है, बस खाली ध्यान रखना, हाँ रेस्पिरेटरी सिस्टम के अफेक्ट होने की वजह से डेथ हुई। उसके बाद ये आर्टिकल मैं ऑलरेडी आपके साथ में डिस्कस कर चुका हूँ कल ही। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको एक एज अ प्रोफेशन रिकग्नाइज़ किया है ना, ये यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। यहाँ पर बेसिकली रिकग्नाइज़ की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ये बोलता है कि देखो हम लोग चाहते हैं कि जो सेक्स वर्कर्स हैं उनको एक फुल रिस्पेक्ट मिले, ठीक है, इस प्रकार से यहाँ पर काउंसिल का कहना है। क्लियर हो गया। फिर उसके बाद में वर्ल्ड पेज पर आते हैं, देखेंगे दुनियादारी में क्या चल रहा है। तो दुनियादारी में कुछ भी ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं चल रहा है, रशिया यूक्रेन क्वाड समिट वो सारी बातें चल रही हैं, वो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। फिर उसके बाद एक आर्टिकल ये देखने को मिल जाएगा, यह इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इंडिया और जो जापान है दोनों कंट्रीज़ मिलकर साथ में काम करेंगी ताकि श्रीलंका के अंदर जो भी क्राइसिस है वो यहाँ पे हम लोग टैकल कर सकें। तो श्रीलंका की मदद करने के लिए इंडिया और जापान साथ में आ चुके हैं, इंडिया के PM नरेंद्र मोदी और साथ साथ यहाँ पे जापान के PM फूमियो किशिदा। तो दोनों ने मिलकर बेसिकली यहाँ पर एक तरीके से बायलैटरल टॉक रखी थी। अभी आपको पता है क्वाड समिट हुआ, वो जापान के अंदर ही हुआ था, वहीं पर इंडिया और जापान के बीच में चर्चा हुई है और दोनों ने मिलकर फोकस किया इंडो पैसिफिक के ऊपर और साथ ही साथ यहाँ पर श्रीलंका के ऊपर। फिर उसके बाद यहाँ पे श्रीलंका के हालात के बारे में चर्चा की गई है और मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ श्रीलंका के अंदर हालात कितने ख़राब हैं, सिचुएशन कितनी बदतर आपको देखने को मिल जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद में जो अगला पेज है 16 पेज, ये यहाँ पर बिजनेस सेक्शन का है। आप देख पाओगे इकॉनमी के इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आते हैं, बट यहाँ पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रोजेक्शन किया गया है। देखो ये जो प्रोजेक्शन वाला डेटा है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आपको ये नहीं पढ़ना होता है, ये हमेशा बदलता रहता है, हर सप्ताह बदलता रहता है, हर दिन बदलता रहता है कि इतनी प्रोजेक्शन हो सकती है, मतलब इतनी ग्रोथ हो सकती है इंडिया के अंदर में, इतनी हो सकती है। वो सब आने वाले टाइम पर एक जो ऑफिशियल डेटा आता है कि मतलब ग्रोथ हो चुकी है, ठीक है, कितनी ग्रोथ हुई है अभी तक वो पढ़ना सही है, कितनी होगी वो यहाँ पर मत पढ़ो, वो चेंज होता रहता है हमेशा। ठीक है, बाकी GDP क्या होती है वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ अभी फ्रंट पेज पर। तो ये हमारा पूरा का पूरा न्यूज़पेपर एनालिसिस समाप्त होता है। सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन निचोड़ कर सब आपको प्रोवाइड करवा दी गई हैं। हालांकि ये वाला आर्टिकल मैं आपके साथ में डिस्कस नहीं कर पाऊँ क्योंकि ऑलरेडी अभी मैं शुरू करूँगा तो यहाँ पर 1 घंटा 30 मिनट का वीडियो हो जाएगा। मुझे प्रॉब्लम नहीं है कोई करने में, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वीडियो थोड़ा लेंदी हो जाएगा और फिर देखने में भी थोड़ा सा अनकंफर्टेबल सा लगेगा, यार वीडियो बहुत लंबा हो चुका है। बस खाली यहाँ पर मतलब ऐसा नहीं कि हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं, पूरा आर्टिकल एज इट इज डिट्टो आर्टिकल मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। बस खाली टाइप करना 26 मई करंट अफेयर, आपके सामने ये वीडियो आ जाएगा। अरे यार आज हम लोग अपने मेंस के क्वेश्चन को लेना भूल गए, चलो कोई बात नहीं, फटाफट एक मेंस के क्वेश्चन को लेते हैं यार। मेंस का क्वेश्चन क्या है हमारा आज का क्वेश्चन, कहाँ गया? अरे यार मुझे लगता है क्वेश्चन नहीं लेकर आया मैं। अच्छा है क्वेश्चन, तो मेंस का क्वेश्चन नहीं है यार अच्छा यहाँ पर है। तो आज का मेंस का क्वेश्चन क्या है, तो बहुत लेट हो चुका है, कोई बात नहीं, आज मैं भूल गया बीच में क्वेश्चन देना, कभी कभी होता रहता है यार। कल भी लेट हो चुका था, मुझे रिकॉर्डर काफ़ी परेशान कर रहा है, उसकी वजह से लेट हो गया है, कोई बात नहीं। आज का क्वेश्चन यहाँ पर है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर। एक इंपॉर्टेंट इशू है जो कि लगातार न्यूज़ में देखने को मिल रहा है, वो है प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, और मैंने आपको काफ़ी बार इसके बारे में समझा रखा है। तो मेंशन किया गया जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, ये बेसिकली रिलीजियस कैरेक्टर को मेंटेन करने के लिए लेकर आया गया। अब इसी के रिस्पॉन्स में आपको स्टेटमेंट देना है, एनालाइज करना है कि इस प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के अंदर क्या क्या प्रोविजंस आपको देखने को मिलते हैं। तो क्या क्या प्रोविजंस है मेंशन करना, और बहुत शॉर्ट में सिर्फ और सिर्फ 150 शब्दों में आपको ये आंसर लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर 150 शब्दों में
प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के बारे में समझा दो, एग्जाम्पशंस वगैरह समझा सकते हो, और अच्छे से एक आंसर तैयार करके आप लोग कहाँ पे सबमिट करना है आपको, टेलीग्राम पर जाना, सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन। जैसे ही टाइप करोगे आपके पास आंसर राइटिंग वाला ग्रुप आएगा, उसको जाके ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे अपने आंसर को सबमिट करना। डेली बेसिस पर बहुत सारे लोग अपने आंसर को सबमिट कर रहे हैं और साथ ही साथ एक दूसरे के आंसर को रिव्यू करते हैं। अब प्रीलिम्स के क्वेश्चन पर आते हैं। तो यहाँ पे 2 स्टेटमेंट बताई गई थी आधार कार्ड को लेकर। आधार कार्ड एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप है, और दूसरा स्टेटमेंट बोलता है कि आधार कार्ड को इशू करने के बाद में उसको डीएक्टिवेट नहीं किया जा सकता है। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है भाई? दोनों ही गलत हैं, ठीक है। नीदर वन नर टू, दोनों में से यहाँ पर कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है, तो आप लोग को ध्यान रखना है। जो आधार कार्ड है इसको हम लोग एज अ प्रूफ ऑफ सिटीजनशिप बिल्कुल भी नहीं देखते हैं, और आधार कार्ड को जो यहाँ पर इशू करने वाली बॉडी है UIDAI, ठीक है, यानी कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, आपको ये जो अथॉरिटी देखने को मिलती है, इसका मेजर काम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हाँ बिल्कुल ये डीएक्टिवेट वगैरह कर सकता है, इसके पास में यहाँ पर ये पावर्स हैं, चेंजेस वगैरह हो सकते हैं। तो बेसिकली दोनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल गलत नज़र आते हैं। नाउ इसी के साथ करते हैं लेक्चर को समाप्त। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।